हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग चैप्टर, और वो क्या है? द फोर्स। ठीक है, यह एक ऐसा चैप्टर है जहां से आप फिजिक्स से जुड़ना स्टार्ट कर सकते हैं, फिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, और इस चैप्टर को हम यहाँ पर पढ़ाने जा रहे हैं एक बुक को रेफरेंस मानकर, और वो बुक है एच.सी. वर्मा सर की बुक, जिसको कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बहुत बेसिक चीजों को पहले हम सीखेंगे, जैसे इसमें इंट्रोडक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, वीक फोर्स। ठीक है, और उसके बाद कुछ स्कोप ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर टू टाइप्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और एक्सरसाइज। ये इन सारी चीजों को हम लोग कवर करेंगे इसमें। ठीक है, और इनको कवर करने से पहले ये जो भी क्वेश्चंस हैं जिस कॉन्सेप्ट से सॉल्व होंगे, उन सभी कॉन्सेप्ट को भी हम इस सेशन में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ठीक, तो पहले अगर हम फोर्स के इंट्रोडक्शन पे आ जाएं, ठीक है, मान लो हम फोर्स के इंट्रोडक्शन पे अगर आते हैं, तो फोर्स जब भी हमसे पूछा जाता है तो हम लोग यही कहते हैं कि पुश या पुल। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। अब पुश और पुल का मतलब क्या होता है? ठीक है, पुश का मतलब ये होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अपने से दूर करते हैं। ठीक है, और पुल का मतलब होता है कि जब हम इस किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचते हैं, टेक टूवर्ड्स इटसेल्फ। जैसे मान लो अगर यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है और यहाँ पर एक पर्सन है, और ये पर्सन अगर इस पर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये ऑब्जेक्ट जो है इस पर्सन से दूर जाएगा, अवे जाएगा। तो इसको हम लोग पुशिंग फोर्स बोलेंगे, या इसको हम लोग पुश करना कहते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पर सेम ब्लॉक ऐसे रखा हो और ये पर्सन इस तरह से यहाँ पर है, और ये क्या कर रहा है? इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, टूवर्ड्स इटसेल्फ। तो इस सिचुएशन में इसको हम बोलेंगे कि ये पर्सन जो है ये इसको पुल कर रहा है। ठीक है, तो जब भी फोर्स को डिफाइन किया जाता है तो ये दो टर्मिनोलॉजी, ठीक है, हमें सुनने को मिलती है कि फोर्स का मतलब होता है पुश या पुल। लेकिन अगर हम यहाँ पर फोर्स को समझें या इसको डिफाइन करने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं ये कॉज ऑफ मोशन है। ठीक है, मतलब या तो ये ऑब्जेक्ट को मूव करा देता है या कराने की कोशिश करता है। ठीक है, कॉज ऑफ मोशन का मतलब क्या हुआ? या तो किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा देगा या कराने की कोशिश करेगा। ठीक है, और फोर्स का जो सबसे पहला फार्मूला बेसिकली पढ़ाया जाता है, ठीक है, क्लास 9 से स्टार्ट हो जाता है ये फार्मूला। तो ये फार्मूला क्या होता है? फोर्स इक्वल्स टू, हम पढ़ते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक, या इसको F इक्वल्स टू एम ए यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ पर जब फोर्स की बात आती है तो न्यूटन का नाम जरूर यहाँ पर आता है। ठीक है, जैसे न्यूटन ने किया क्या है? न्यूटन ने फोर्स को कहीं ना कहीं डिफाइन किया। ठीक, और न्यूटन ने जब फोर्स को डिफाइन किया तो फोर्स क्वांटिटी कैसी है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें कितनी चीजों की जरूरत पड़ सकती है? तो हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो इसके डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और दूसरा हमें इसके मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। ठीक, और तीसरा मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यह कैसी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, तो जब हम फोर्स को डिफाइन कर रहे होते हैं तो इसका जो डेफिनेशन होता है ये बताया गया है न्यूटन के फर्स्ट लॉ में। ठीक, और जो मैग्नीट्यूड की बात की जाती है वो मैग्नीट्यूड किस में आया? सेकेंड लॉ में। और जो डायरेक्शन की बात की गई, वो डायरेक्शन की बात किस लॉ में की गई? न्यूटन के थर्ड लॉ में डायरेक्शन की बात की गई है। ठीक है, इतनी चीजें आई होप क्लियर हो गई। अब यहाँ पे जब हमने फार्मूला समझ लिया तो अब इसके हम यूनिट को समझते हैं। ठीक है, कि इसका यूनिट क्या क्या हो सकता है। तो अगर हम यूनिट की बात करें कि फोर्स के कितने यूनिट हो सकते हैं, तो सबसे पहला यूनिट जो हम यहां से डिराइव कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मास के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? केजी यूज करते हैं। एक्सीलरेशन के लिए क्या यूज करते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करते हैं। ठीक है, और वैसे फोर्स का एक यूनिट न्यूटन भी बोला जाता है, किसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ये जो यहाँ से जो यूनिट बन रहा है, ठीक है, ये एमकेएस सिस्टम का यूनिट है, और ये जो यूनिट है ये एसआई सिस्टम का यूनिट है। ठीक है, इसमें एसआई सिस्टम और एमकेएस सिस्टम का रिलेशन बस इतना ही होता है कि नॉर्मली या जनरली हम ये कह सकते हैं कि एसआई सिस्टम का यूनिट जो होता है वो एमकेएस सिस्टम के यूनिट के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, इक्वल नहीं कह सकते, यहाँ इक्विवेलेंट होता है यहाँ पे। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पर, ठीक है, हमने एक यूनिट राइट किया एमकेएस सिस्टम का, तो एमकेएस सिस्टम का यूनिट हम क्या राइट करेंगे? फोर्स का हम राइट कर सकते हैं केजी
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एमकेएस सिस्टम का यूनिट हो गया। ठीक है। और अगर हम सीजीएस सिस्टम का यूनिट राइट करें, ठीक, तो सीजीएस सिस्टम का जो यूनिट होगा मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में होगा, तो ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अब अगर इसके हम एसआई यूनिट पे आए, एसआई सिस्टम पर आए, तो एसआई सिस्टम का जो यूनिट होता है वो क्या है, न्यूटन है। ठीक है। और यहाँ पर एक और हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली सीजीएस सिस्टम के यूनिट के लिए, वो क्या होता है, डाइन। तो यहाँ पर इनका रिलेशन ये होता है कि जो 1 न्यूटन होता है, ठीक है, 1 न्यूटन वो 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल है। अब यहाँ पर जो न्यूटन है ये एक एसआई यूनिट है, एसआई सिस्टम का यूनिट है। और जो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ये एमकेएस सिस्टम का यूनिट है। तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इसी तरह से हम ये भी राइट कर सकते हैं 1 डाइन इक्वल्स टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दोनों भी इक्वल होते हैं। अब अगर हम बात करें इन दोनों में क्या रिलेशन है, मतलब न्यूटन और डाइन में, तो न्यूटन और डाइन में जो रिलेशन आता है, ठीक है, ये रिलेशन आता है इन दोनों में, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 पावर 5 डाइन। ठीक है। और इसको बहुत आसानी से हम लोग इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लो कैलकुलेट करने का तरीका हम यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पर इसका डेरिवेशन देखें, जैसे मान लो 1 न्यूटन इक्वल्स टू, हमने क्या राइट किया, 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। शायद ये विजिबल होगा, दिख रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है। अब यहाँ पे 1 केजी को अगर हम सीजीएस सिस्टम में लेकर जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम। और मीटर को क्या लिख सकते हैं, इंटू 100 मीटर, सॉरी ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पे पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, 10 पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 10 पावर 5, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही क्या होता है, ये डाइन होता है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये रिलेशन बता सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या क्या समझ लिया, हमने यहाँ पर ये समझ लिया कि फोर्स होता क्या है, उसका बेसिक फार्मूला क्या है, और न्यूटन्स के जो लॉज हैं, ठीक है, 3 लॉज, वो क्या क्या बताते हैं, और इसका यूनिट क्या होता है। इसके कुछ और भी यूनिट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। जैसे एक यूनिट इसका और हम बता देते हैं यहाँ पे, एक यूनिट नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं केजीएफ। ठीक है, केजीएफ यूज करते हैं। केजीएफ का मतलब होता है किलोग्राम फोर्स। ठीक है। अब किलोग्राम फोर्स का सीधा सा मतलब यहां पर यह रहता है कि मान लो अगर कोई 50 केजी का ऑब्जेक्ट है और वो किसी सरफेस पे रखा हुआ है, तो अगर पूछा जो कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है, जिस सरफेस पे रखा हुआ है, तो हम बोलते हैं कि 50 केजीएफ का फोर्स लगा रहा है। और इसको न्यूटन में कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है कि हम लोग क्या करें, 9.8 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है। तो यहाँ पर होता ये है कि 1 केजीएफ इक्वल्स टू 1 केजी फोर्स इक्वल्स टू, हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं 9.8 न्यूटन। ठीक है। मतलब जितना भी ऑफ मास दिया हो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर यहाँ पे, अब यहाँ पर हम स्लाइड को चेंज कर देते हैं। ठीक है। तो उसके बाद अगले स्लाइड पे देखते हैं ये जो अभी हमने बताया, ठीक है, कि 1 केजीएफ जो है किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल नहीं होगा। ठीक है। तो आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है। अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। ये जो केजीएफ वाला कॉन्सेप्ट है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लो अगर यहाँ पर एक सरफेस है और इस सरफेस पे कोई ऐसा एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, और मान लेते हैं ये ब्लॉक जो है ये 10 केजी का ब्लॉक है। तो अगर पूछा जाए कि ये 10 केजी का जो ब्लॉक है ये इस सरफेस पे कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मली हम लोग जब फोर्स को कैलकुलेट करते हैं तो फोर्स के लिए एक फार्मूला और यूज करते हैं हम लोग, वो होता है mg। ठीक, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, मास कितना है 10 और ग्रेविटी कितनी है 10, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 न्यूटन। लेकिन इसी फोर्स को लिखने का एक तरीका हम ये बोल सकते हैं कि अगर इसका मास 10 केजी है तो डायरेक्ट इसको हम बोल सकते हैं कि ये 10 केजीएफ फोर्स लगाएगा। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, 10 केजीएफ फोर्स लगाएगा। और अभी हमने क्या बताया कि 10 केजीएफ को कन्वर्ट करने का तरीका है कि 9.8 या जी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा कितना 10 या 9.8, तो ये भी कितना आ गया 100 न्यूटन। तो बात वही है, बस कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि केजीएफ को हम एज ए यूनिट ऑफ फोर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम वहां पर बताना चाह रहे थे। अब इसके बाद जब हमने फोर्स के बारे में इतना बेसिक क्लियर कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में समझेंगे। ठीक है।
कि कितने नेचर में कितने टाइप्स के फोर्सेस पाए जाते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स। ठीक, तो टाइप्स ऑफ फोर्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो सबसे पहला नाम आता है फोर्स का, ये फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, या नॉर्मली इसको स्ट्रॉन्ग फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा नाम आता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और जो तीसरा नाम आता है इसमें, ये आता है वीक फोर्स का, या वीक न्यूक्लियर फोर्स भी इसको कहते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स। और उसके बाद जो चौथा नाम इसमें आता है वो आता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। ठीक है, अब नेचर में ये केवल 4 टाइप के ही फोर्सेस पाए जाते हैं। ठीक है, फोर्स कितने टाइप्स के हैं? 4 टाइप्स के ही फोर्स पाए जाते हैं। जितने भी हम फोर्स का नाम सुनते हैं वो सभी कहीं ना कहीं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर हम जाएं या फंडामेंटल लेवल पर जाएं तो इन्हीं फोर्सेस के टाइप्स होते हैं। मतलब पूरे यूनिवर्स में केवल 4 टाइप्स के ही फोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम इनके स्ट्रेंथ की बात करें, ठीक, तो इसमें हमें इनका स्ट्रेंथ याद रखना पड़ेगा। जैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और इनमें सबसे जो वीक होता है फोर्स वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसको अगर हम एज ए रेफरेंस मान लें, ठीक है, अगर इसको रेफरेंस मान लें तो इसमें अगर इसको मानते हैं कि 2 पार्टिकल्स के बीच में काम कर रहा है और ये 1 न्यूटन है या 1 है, तो इसमें जो वीक न्यूक्लियर फोर्स लगता है ये 10 पावर 25 टाइम्स ज्यादा होता है इससे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है ये 10 पावर 36 टाइम्स ज्यादा होता है। और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है ये 10 पावर 38 टाइम्स ज्यादा होता है। ये इसकी स्ट्रेंथ होती है। हमने रेफरेंस किसको माना है? हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को रेफरेंस माना है। इसका ये मतलब हुआ कि नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो होगा वो क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा होगा? वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब इनको हम वन बाय वन डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे। ठीक, तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे सबसे पहले जो हमने सबसे पहला नाम लिखा था, ठीक है, वो हमने नाम लिखा था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन इसको हम समझना स्टार्ट करेंगे यहाँ से, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद वीक, उसके बाद इलेक्ट्रो, उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला जो हम फोर्स ले रहे हैं वो फोर्स क्या है? वो फोर्स हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को लेने का इसको लेने का एक वजह ये भी है कि सभी लोगों को थोड़ा बहुत ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आइडिया होगा। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब ये होता है कि मान लो अगर 2 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर हैं और दोनों का कुछ मास है, m1 m2 मान लेते हैं। दोनों के बीच का कुछ सेपरेशन है r। ठीक है, तो सबने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि इनके बीच का जो फोर्स होता है वो होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर ये जो कैपिटल जी होता है इसको हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये पूरे यूनिवर्स के लिए कांस्टेंट वैल्यू होता है इसका। इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है। और वो वैल्यू कितना होता है? 6.67 इंटू 10 पावर-11। और इसका अगर हम यूनिट राइट करें तो यहाँ से यूनिट भी लिखा जा सकता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये इसका वैल्यू होता है। ठीक, और ये जो फोर्स है ये लगता किसके बीच में है? किन्हीं भी ऐसे 2 ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स काम करता है जिनके पास मास प्रेजेंट होता है। अगर मास ना हो तो ये फोर्स नहीं लगेगा और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इस फोर्स के लगने की वजह जो होती है, मतलब माना जाता है कि जो मीडिएटिंग पार्टिकल होता है, ठीक है, मीडिएटिंग पार्टिकल, उस पार्टिकल का नाम होता है, उस पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं ग्लूवॉन्स, सॉरी ग्रेविटॉन्स। ठीक है, इस पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटॉन। ग्रेविटॉन एक तरह से एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है। ठीक है, हाइपोथेटिकल पार्टिकल है। और इस पार्टिकल के पीछे का कॉन्सेप्ट ये है, जैसे ये माना जाता है कि अगर 2 ऑब्जेक्ट के बीच में कोई फोर्स लग रहा है तो कोई मीडिएटिंग पार्टिकल जरूर रिस्पॉन्सिबल होता है। और उस मीडिएटिंग पार्टिकल का नाम क्या रखा गया है? ग्रेविटॉन रखा गया है। इसके बारे में बहुत आइडिया नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी माना जाता है कि इसका जो एक्सपेक्टेड मास है, इसका एक्सपेक्टेड मास कितना है? 0 है। ठीक है, अभी ये ग्रेविटॉन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा जब हम कुछ और नोन पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे या कुछ और भी फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है, तो ये हमने इसका फार्मूला बता दिया। और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो नेचर होता है ये ऑलवेज एट्रैक्टिव नेचर होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने ये बता दिया कि इसका नेचर हमेशा क्या रहेगा, एट्रैक्टिव नेचर होगा। ठीक, अब और हमने ये भी बता दिया इसके बारे में कि ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब बिल्कुल इसी के साथ में हम एक और फोर्स को लेते हैं। ठीक है, जिसका नाम क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को इसके साथ में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का भी कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका कॉन्सेप्ट दिया किसने था, इसका कॉन्सेप्ट दिया था न्यूटन ने। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ठीक, इसका कॉन्सेप्ट दिया था कूलम्ब ने। ठीक है, तो इसको कूलम्ब फोर्स भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को। और जैसे हमने ये बताया कि अगर दो ऑब्जेक्ट के पास मास है, ठीक है, तो उनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे हमने बता दिया कि ये फोर्स लगेगा किसकी वजह से, ड्यू टू मास। अगर मास नहीं होगा तो ये फोर्स नहीं होगा। बिल्कुल उसी तरह से अगर यहाँ पर हम मान लें कि एक चार्ज है, या नॉर्मली हमें पता होता है कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। अगर अगर यहाँ पर दो नेगेटिव चार्ज लिए जाए तो इनके बीच में भी क्या होता है, इनके बीच में भी रिपल्सन होता है। एक चार्ज पॉजिटिव हो दूसरा चार्ज नेगेटिव हो तो इनके बीच में क्या होगा, तो इनके बीच में एट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ये जो भी फोर्स है यहाँ पे लग रहे हैं, जो चार्ज की वजह से लग रहे हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं इन्हीं को। और ये किसकी वजह से लगते हैं, ड्यू टू चार्ज। ठीक है, मतलब अगर चार्ज नहीं होगा तो इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट यहाँ से हम ये सीख सकते हैं कि अभी हमने यहाँ पे बताया था कि इस फोर्स का जो नेचर होता है ये हमेशा क्या रहता है, ऑलवेज एट्रैक्टिव। लेकिन इनका जो नेचर है ये हमेशा एट्रैक्टिव नेचर नहीं होगा। इनका नेचर एट्रैक्टिव भी हो सकता है, ठीक है, और रिपल्सिव भी हो सकता है। और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्ज पे, कि चार्ज का नेचर कैसा है उस बात पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो इतनी चीजें हो गई। अब उसके बाद जैसे हमने यहाँ पर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाला था इस फार्मूले की हेल्प से, तो यहाँ पे भी मान लेते हैं कि अगर एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज यहाँ पर अगर हम Q2 ले लें, ठीक है, तो Q1 Q2 दो चार्ज हैं और इनके बीच का भी सेपरेशन अगर हम R कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे जो फार्मूला आता है, ठीक है, ये फार्मूला आ जाता है F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब कहीं ना कहीं फार्मूला देखने में बिल्कुल सेम लग रहा है, मतलब जिस तरह से ये फार्मूला है बिल्कुल इसी तरह से ये फार्मूला भी है। ठीक है, यहाँ पर फर्क इतना है, यहाँ पे G आया था और यहाँ पर क्या आया हुआ है, K आया हुआ है। अब ये जो K होता है ना, ये मीडियम के बारे में बताता है कि मीडियम कैसा है। ठीक है, और इसका जो वैल्यू होता है ये एयर के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, तो एयर के लिए इसका वैल्यू होता है, इसके का वैल्यू ये होता है 9 × 10⁹ इसको हम लोग डिटेल में क्लास 12 में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेना है। ठीक है, तो ये के का वैल्यू हमने बता दिया। ठीक, अच्छा यहाँ पे ये जो जी होता है क्या ये मीडियम को नहीं बताता, नहीं ये मीडियम को नहीं बताता। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है, ये जो फोर्स लग रहा है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, डिपेंड्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, मतलब दोनों बॉडीज के बीच का मीडियम कैसा है उस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम एक कोई एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास ये दो पेन है, ठीक है, और इनके बीच में एयर में अगर ये दोनों पेन है और दोनों के बीच में कुछ फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स मान लेते हैं 10 न्यूटन का लग रहा है इन दोनों के बीच में। अब इन्हीं दोनों ऑब्जेक्ट को अगर हम पानी में लेकर चले जाएं तो क्या उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो जाएगा, नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का मीडियम कुछ भी हो, ग्रेविटेशनल फोर्स वेरी नहीं करेगा। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें, मतलब अगर इन दोनों पार्टिकल पे चार्ज है और चार्ज की वजह से दोनों पे फोर्स लग रहा है, तो हवा में फोर्स कुछ और लगेगा। और सेम सेपरेशन या इक्वल सेपरेशन रखते हुए अगर इन दोनों को हम वाटर में लेके चले जाएं तो फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, और
यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब इस फोर्स का एक और नाम है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हम इसको बोल सकते हैं कि जो फोर्स है इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। ठीक, और इसके बारे में हमने एक पॉइंट क्या बताया कि ये मीडियम डिपेंडेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे राइट कर देते हैं कि मीडियम डिपेंडेंट होता है ये फोर्स। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई। और यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे बताया था कि एक मीडिएटिंग पार्टिकल था, तो यहाँ पर भी कोई मीडिएटिंग पार्टिकल होगा। तो इसके लिए जो मीडिएटिंग पार्टिकल होता है, ठीक है, यहाँ पे जो मीडिएटिंग पार्टिकल होता है वो पार्टिकल क्या है, वो पार्टिकल है फोटोन। अब सबने फोटोन का नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, अगर फोटोन का नाम नहीं सुने तो इसके बारे में कुछ बेसिक बातें हम बता दें। ठीक है, फोटोन जो होता है ये एनर्जी या लाइट के पैकेट्स को हम लोग फोटोन कहते हैं। और जो मीडिएटिंग पार्टिकल यहाँ पे रखा गया वो फोटोन होता है। और फोटोन का जो मास होता है, ठीक है, तो इसका रेस्ट मास माना जाता है कि इसका रेस्ट मास 0 होता है। लेकिन जब ये मूव करता है, मतलब इसका मूविंग मास जो है, ठीक है, मूविंग मास ये 0 नहीं होता है। ये दो बातें हमें इसके बारे में याद रखनी है। ठीक है, तो हमने इसके बारे में क्या क्या बता दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता क्या है, किसके बीच में लगता है, इसका नेचर कैसा होता है, क्यों लगता है, चार्ज की वजह से लगता है, फार्मूला क्या है, किस फार्मूले से हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो फार्मूला हमने बता दिया, मीडियम पे डिपेंडेंसी हमने बता दिया। उसके बाद इसका मीडिएटिंग पार्टिकल क्या है। ठीक है, थोड़ा सा मीडिएटिंग पार्टिकल को समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन अभी इसको और हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, दो फोर्सेस के बारे में हमने बता दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर इन दोनों फोर्सेस को अगर हमने बता दिया है तो एक चीज और यहाँ पर हम क्लियर कर दें कि ये दोनों जो फोर्सेस होते हैं ना, इन दोनों फोर्सेस को हम लोग लार्ज रेंज फोर्स भी कहते हैं, लार्ज रेंज फोर्स। ठीक है, एक और वजह थी इन दोनों को एक साथ बताने की। ठीक है, लार्ज रेंज फोर्स का मतलब कि जैसे अगर हम बात करें कि और अर्थ हो गया या सन हो गया, दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। इतना डिस्टेंस होने के बावजूद भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, लार्ज रेंज फोर्स है। और ये भी कैसा फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये भी लार्ज रेंज फोर्स है। ठीक है, और इनका जो रेंज होता है, इनका रेंज हम लोग इनफाइनाइट मानते हैं। ठीक, कि मतलब कितना भी डिस्टेंस हो ये दोनों फोर्स हमेशा लगेंगे ही लगेंगे। हाँ, हो सकता है कि अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाए तो फोर्स लगभग नेग्लिजिबल हो जाए, फोर्स बहुत कम हो जाए, लेकिन ये ज्यादा रेंज पर काम करते हैं और इनको लॉन्ग रेंज लार्ज रेंज फोर्स कहा जाता है। ठीक है, अब हमारे पास बचते हैं दो और फोर्सेस। ठीक, तो उन दोनों पे आते हैं। अब अब जो हम तीसरा फोर्स लेने जा रहे हैं, ठीक है, वो तीसरा फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अब ये कहां से आ गया, इसकी क्या जरूरत है, तो इसके लिए हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं। जैसे मान लो अगर हम एक एटम को अगर हम लेते हैं तो हमें एक बेसिक आइडिया ये होगा कि एटम के अंदर, ठीक है, एक न्यूक्लियस होता है और बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब अगर ये न्यूक्लियस है तो इसके अंदर बहुत सारे, अगर न्यूक्लियस को थोड़ा सा हम जूम आउट करें तो इसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स होंगे। ठीक, और प्रोटॉन्स पे चार्ज कैसा होता है, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है। तो अगर इस प्रोटॉन पे भी चार्ज पॉजिटिव है और इस प्रोटॉन पे भी चार्ज पॉजिटिव है, तो इनके बीच में क्या होना चाहिए, रिपल्सन होना चाहिए। तो अगर इतने ज्यादा प्रोटॉन है तो सबके बीच में रिपल्सन होना चाहिए, तो रिपल्सन होने की वजह से, ठीक है, यहाँ पर इस एटम को, इस न्यूक्लियस को क्या हो जाना चाहिए, एक्सप्लोर हो जाना चाहिए। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। तो इसका रीजन ये है, इसका रीजन ये होता है कि अभी ये जो रिपल्सिव फोर्स हम कंसीडर कर रहे हैं कि अगर दो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर हैं तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है। ठीक है, ये कौन सा फोर्स है जिसको हम रिपल्सिव फोर्स बोल रहे हैं। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स, अगर इसको हम नाम दे रहे हैं तो रिपल्सिव फोर्स कौन सा है, इसी को तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। यही फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। और हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये लेके चल रहे हैं कि इस फोर्स के लगने की वजह से प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन होना चाहिए, और रिपल्सन की वजह से जो न्यूक्लियस एक्सप्लोर कर जाए, ब्लास्ट कर जाए। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। तो उसका रीजन ये होता है कि एक्चुअल में इन दोनों प्रोटॉन्स के बीच में, इन दोनों प्रोटॉन्स के बीच में, ठीक है, ये फोर्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता है, क्योंकि इनके बीच में एक और फोर्स लगने लगता है जिसको हम लोग
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का जो नेचर रहता है ये अट्रैक्टिव होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव होता है, मतलब प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन तो लगता है, लेकिन उसके साथ में एक और फोर्स लगता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और किसकी वजह से लगता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ये इसका वैल्यू ज्यादा हो जाता है, लेकिन कब? जब जो रेंज है, ठीक है, जब प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच का जो रेंज है अगर वो बहुत कम हो जाए या डिस्टेंस बहुत कम हो जाए, कितना कम हो जाए? 10⁻⁻15 मीटर, या इसी को हम लोग 1 फर्मी भी कहते हैं। ठीक है, तो जब ये रेंज बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ऐसे सिचुएशन में जो न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स वो स्ट्रॉन्ग वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक, या हम ये कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वहां पर है और वहां पर स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स लगने लगा तो ये काम नहीं करेगा, इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर होता क्या है, इफेक्टिव कौन माना जाता है? स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स इफेक्टिव मान लिया जाता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इफेक्टिव नहीं माना जाता है। ठीक है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि इन यहाँ पर प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच का, ठीक है, जो सेपरेशन है वो कितना हो गया? 10⁻⁻15 हो गया। मतलब हमें ये समझना है कि नॉर्मली अभी हमने बताया कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का जो फोर्स होगा वो कैसा फोर्स होगा? वो रिपल्सिव फोर्स होगा। लेकिन बाहर की दुनिया में, ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। क्यों? क्योंकि वो जो सेपरेशन है वो 10⁻⁻15 से ज्यादा होगा। लेकिन अगर दो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर आ जाते हैं तो दोनों के बीच का जो सेपरेशन है बहुत कम हो जाएगा, 1 फर्मी के आसपास दोनों आ जाएंगे। और ऐसे सिचुएशन में, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगने लगेगा, और उसका नेचर कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे ये समझ में आ गया कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का मतलब क्या है, उसका काम क्या है। और यहाँ पर इस रेंज की वजह से ही, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को हम लोग शॉर्ट रेंज फोर्स कहते हैं। शॉर्ट रेंज फोर्स, ठीक है, क्योंकि ये कम रेंज के लिए लगता है। अब अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो सीधी सी बात बस इतनी याद रखो कि अगर दो पार्टिकल्स हैं और दोनों के बीच का सेपरेशन 10⁻⁻15 से कम हो जाता है, लेस देन 10⁻⁻15 हो जाता है, ऐसे सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स दोनों के बीच में काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा इनके मीडिएटिंग पार्टिकल्स के बारे में हम समझते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक केस में हमने मीडिएटिंग पार्टिकल बताया। तो यहाँ पर जो मीडिएटिंग पार्टिकल होता है, मीडिएटिंग पार्टिकल, ठीक है, उस मीडिएटिंग पार्टिकल को हम लोग ग्लूऑन्स बोलते हैं। ठीक है, ग्लूऑन्स। ग्लूऑन्स बस करता क्या है? दो को जोड़ के रखता है। मतलब ये प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन बनने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे सबने यहाँ पर एक टॉपिक होता है जिसको हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। मतलब ये माना जाता है कि जब सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज पाया जाता है नेचर में, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज, ठीक है, वो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, और इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर हमने स्मॉलेस्ट चार्ज को बता दिया, लेकिन इससे भी छोटे चार्ज पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक और चार्ज पार्टिकल आता है जिसका नाम होता है क्वार्क। ठीक है, क्वार्क दो तरह के होते हैं, एक होता है अप क्वार्क, और भी टाइप्स होते हैं लेकिन हमें केवल दो टाइप्स इसमें समझना है। एक होता है अप क्वार्क, दूसरा है डाउन क्वार्क। ठीक है, अब इनका जो चार्ज होता है अप क्वार्क का, ये चार्ज होता है 2e/3, और ये चार्ज होता है डाउन क्वार्क का -e/3। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये होता है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज पाया जा रहा था वो केवल चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन था, जिसका वैल्यू कितना है? ई। ठीक है, मतलब ये फ्रैक्शन में नहीं पाया जा सकता है, लेकिन ये दोनों तो फ्रैक्शन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर होता ये है कि ये दोनों पाए तो जाते हैं लेकिन इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं रहता है। ठीक, तो इसमें जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल रहता है वो इसी का रहता है। जैसे एक एग्जांपल हम लें, यहाँ पे क्वांटाइजेशन का सीधा सा मतलब ये हुआ कि जैसे हम एक स्टेटमेंट ये दें कि सबके पास या सबके पॉकेट में जो भी पैसा है वो 1 रुपीज का मल्टीपल है। ठीक है, तो इस बात से हर कोई एग्री कर जाएगा। ठीक, क्योंकि पैसे का जो सबसे छोटा क्वांटा है वो कितना है? 1 रुपीज है। लेकिन अगर हम ये स्टेटमेंट दें कि सबके पास, सबके पॉकेट में जो भी पैसा है वो 2 रुपीज का मल्टीपल है,
ठीक है, तो ये बात एग्री, हर कोई एग्री नहीं हो सकता। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये हो सकता है कोई 101 रुपीज लेकर बैठा हो। तो हमने क्या बोला? हमने तो ये बोला कि सबके पास जो पैसा है वो 2 रुपीज का मल्टीपल है। ठीक है, तो यहां से हमें क्वांटाइजेशन समझना होगा कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है। क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि सबसे छोटा, ये सबसे छोटा क्वांटा जो एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली, वो कितना है। तो जैसे हमने बताया कि मनी का सबसे छोटा क्वांटा 1 रुपीज होता है, जो फिजिकली इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि 1 पैसा या 2 पैसे का कोई मतलब नहीं होगा, 50 पैसे का कोई मतलब नहीं होगा। 50 पैसा भी एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं, बैंक अकाउंट में एग्जिस्ट कर सकता है। बिल्कुल उसी तरह से जो सबसे छोटा चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है किसी बॉडी पर, ठीक है, किसी कंडक्टर पर, किसी ऑब्जेक्ट पे, जो सबसे छोटा चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो क्वार्क है इनका भी एग्जिस्टेंस होता है, बस इंडिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बताया कि क्वार्क 2 टाइप्स के होते हैं, एक अप क्वार्क और दूसरा डाउन क्वार्क। और भी टाइप्स के होते हैं, लेकिन हमें केवल दो के बारे में पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि ये अप क्वार्क और डाउन डाउन क्वार्क मिलकर ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जैसे मान लो अगर हम प्रोटॉन की बात करें, ठीक है, तो जो प्रोटॉन होता है, ये माना जाता है कि प्रोटॉन 2 अप प्लस 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब कैसे बनता है? जैसे मान लो 2 अप हमने बोला, तो 2 अप का मतलब कि 2e/3 प्लस 2e/3, और 1 डाउन का मतलब -e/3। तो ये कितना हो जाएगा? 4e/3 माइनस e/3, तो ये आ जाएगा 3e/3। तो फाइनली चार्ज कितना आ गया? प्लस ई आ गया। ठीक है, यही रीजन है कि प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो कितना रहता है? +1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम आ जाए न्यूट्रॉन पे, कि न्यूट्रॉन किसके किससे मिलकर बना होता है। ये शायद स्क्रीन विजिबल विजिबल होगा। ठीक है, दिख रहा है। अब यहाँ पर अगर हम न्यूट्रॉन पे आ जाते हैं, तो न्यूट्रॉन जो मिलकर बना होता है, ये मिलकर बना होता है 2 डाउन प्लस 1 अप क्वार्क से। अब 2 डाउन का मतलब क्या है? 2 डाउन का मतलब -e/3, -e/3 एंड प्लस 2e/3। तो ये कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसी वजह से जो चार्ज होता है न्यूट्रॉन पे, वो 0 रहता है, या न्यूट्रॉन क्या रहता है? न्यूट्रल रहता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे प्रोटॉन अगर बना हुआ है तो क्वार्क से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, न्यूट्रॉन अगर बना हुआ है तो वो भी क्वार्क से मिलकर बना हुआ है। तो क्वार्क और क्वार्क को जोड़कर कौन रखता है? चिपका के कौन रखता है? उसी का नाम क्या होता है? ग्लूऑन्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए हमने कहा कि अब यहाँ पे क्वार्क क्वार्क के बीच में फोर्स कौन सा काम करेगा? तो क्वार्क और क्वार्क के बीच में जो फोर्स काम करेगा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा। और जो मीडिएटिंग पार्टिकल रहेगा वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा ग्लूऑन्स पार्टिकल। ठीक है, आई होप यहाँ पर ये चीज समझ में आ गई। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का केवल इतना मतलब हमें समझना है कि अगर दो पार्टिकल्स, कोई भी पार्टिकल्स हो, और उनके बीच का सेपरेशन अगर 10⁻−15 मीटर से कम होता है, तो उनके बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करेगा। ठीक है, और उसका नेचर हमेशा कैसा रहेगा? अट्रैक्टिव नेचर रहेगा। और अगर 10⁻−15 से ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तब तब उनके बीच पे लगने वाला फोर्स इस बात पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कि उन पे चार्ज कैसा है। सिमिलर चार्ज होगा तो रिपल्सन होगा, अपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्शन होगा। और ये जो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं, ये कौन सा फोर्स हो जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधी बात अगर हम करें तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी लगता है, और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी काम करता है। लेकिन जब दोनों के बीच का सेपरेशन 10⁻−15 से कम हो जाता है, तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नेग्लिजिबल हो जाता है। और इसी का अपोजिट, अगर दोनों के बीच का सेपरेशन 10⁻−15 मीटर से ज्यादा हो गया, तो उस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, और जो न्यूक्लियर फोर्स होगा वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने कितने फोर्सेस के बारे में पढ़ लिया? 3 फोर्सेस के बारे में हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजें समझ ली। ठीक है, अब इसके बाद अगला एक जो और फोर्स बचा हुआ है, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। अगला फोर्स हमने क्या बताया था? हमने कहा था वीक न्यूक्लियर फोर्स, या इसको वीक फोर्स भी कहते हैं नॉर्मली। ठीक है, या ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है, ये भी न्यूक्लियर फोर्स है।
न्यूक्लियर इसलिए क्योंकि ये भी एक तरह से शॉर्ट रेंज फोर्स है, ठीक है। और ये लगता कब है? ये तब लगता है जब, जैसे मान लो, एक आइडिया हमें ये होना चाहिए कि अगर एटॉमिक नंबर जो है, या यहाँ पे डायरेक्ट हम बताते हैं कि अगर मान लो कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनमें रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, ठीक है, रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है या कोई रिएक्शन हो रहा है, तो उस केस में, ठीक है, जो भी पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है, उनके बीच में ये फोर्स काम करता है। और इसके लिए जो मीडिएटिंग पार्टिकल का काम करता है, जो मीडिएटिंग पार्टिकल होता है, मीडिएटिंग पार्टिकल, ठीक है, उसको हम लोग डब्ल्यू जेड बोसॉन बोलते हैं, डब्ल्यू जेड बोसॉन पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में बस इतना याद रखो कि जो डब्ल्यू जेड बोसॉन पार्टिकल होते हैं, इनके पास मास होता है, इसका मास जीरो नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमने बता दिया कि ये कब काम करते हैं, जब रेडियो एक्टिव डिके होता है, ठीक है। और जो वीक फोर्स है, यह भी एक शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ पर हमने क्या बताया कि यह भी क्या है, एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। और इसका हम रेंज भी बता देते हैं, शॉर्ट रेंज फोर्स है ये। और इसका जो रेंज होता है, ये 0.0000 फर्मी, ठीक है। मतलब फर्मी से भी ज्यादा छोटा ही इसका रेंज होता है, ठीक। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव डीके जब होता है, जब कोई रिएक्शन इन्वॉल्व होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, ठीक, या उनका कन्वर्जन हो रहा होता है, तब ये फोर्स वहां पर लगते हैं। और इनके नाम से यहाँ पर क्लियर है कि ये वीक फोर्सेस हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा वीकेस्ट फोर्स नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा वीकेस्ट फोर्स की अगर हम बात करें, तो सबसे ज्यादा वीक फोर्स कौन होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा वीक फोर्स होता है। तो अगेन यहाँ पर हमने जो बातें की हैं अभी तक, इसमें, ठीक है, चार फोर्सेस आए थे। पहला फोर्स क्या था? पहला फोर्स था स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स था, ठीक है। जो दूसरा हमने फोर्स लिया था, ये इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और जो तीसरा फोर्स हमने लिया था, वो तीसरा फोर्स यहाँ पर हमने लिया था वीक न्यूक्लियर फोर्स। और उसके बाद जो सबसे लास्ट में आया था, उसका नाम क्या हमने लिखा था? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर नाम से क्लियर है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर, ठीक है। तो इसका ये मतलब मत समझना कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होगा वो वीकेस्ट होगा। सबसे ज्यादा वीक कौन सा है? ये इनका ऑर्डर है स्ट्रेंथ का, तो इससे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके ऑर्डर को ऐसे याद रख सकते हो, एस, ठीक है, SEWG, ठीक है, ये इसका ऑर्डर चलता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सबसे ज्यादा वीकेस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। और अभी हमने यहाँ पर इनके स्ट्रेंथ को समझने के लिए हमने ये भी बता दिया था कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को हम एक रेफरेंस पॉइंट मान लें, तो जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है इससे 10 पावर 25 टाइम्स ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10 पावर 36 टाइम्स ज्यादा होता है। और जो ये फोर्स है 10 पावर 38 टाइम्स ज्यादा होता है, ठीक है। ये इनका ऑर्डर चलता है। और इसमें यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमने बताया था, ये दोनों एक तरह से, अभी हमने बताया था कि लार्ज रेंज फोर्स होते हैं, और ये दोनों शॉर्ट रेंज, सॉरी, यहाँ पे ये दोनों जो थे, ठीक है, इसको हम राइट कर देते हैं, ये और ये, ठीक है, ये लार्ज रेंज फोर्सेस थे, जिनका रेंज जो था वो इन्फिनिटी था। और इन दोनों का जो रेंज था, ठीक है, ये दोनों शॉर्ट रेंज फोर्स थे, ठीक, ये हमें याद रखना है। उसके बाद हमने इनका मीडिएटिंग पार्टिकल भी समझाया था कि इसके लिए जो मीडिएटिंग पार्टिकल होता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ग्रेविटॉन। और इसके लिए जो मीडिएटिंग पार्टिकल था उसका नाम क्या है? ग्लूऑन्स। और इसके लिए जो मीडिएटिंग पार्टिकल है वो था, सॉरी, वीक न्यूक्लियर फोर्स में बोसॉन था, ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स के लिए बोसॉन था, WZ बोसॉन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए फोटॉन्स, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए ग्लूऑन्स था, जिसमें हमने ये समझाया था
कि क्वार्क को जोड़ के रखता है, क्वार्क को चिपका के रखता है, ठीक है, वो कौन सा मीडिएटिंग पार्टिकल होता है, ग्लूऑन्स होता है। तो इतनी चीजें हमें यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। तो इतना कुछ समझने के बाद अब कुछ और बेसिक चीजों को यहाँ पे हम समझते हैं। एक और स्लाइड यहाँ पे लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, ठीक है। जैसे नॉर्मली जब हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें कुछ नाम और आते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स में। जैसे एक नाम आता है कांटेक्ट फोर्स, और एक दूसरा नाम इसमें आता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब यहाँ पर कांटेक्ट से मतलब केवल फिजिकल कांटेक्ट से, ठीक है। जैसे मान लो अगर अभी हमने इस पेन को होल्ड किया हुआ है, तो जिस फोर्स से हमने पेन को रोका वो कौन सा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है। लेकिन अगर इसको हम छोड़ दें, इसको जस्ट हम ड्रॉप कर दें, तो ड्रॉप करने के बाद ये नीचे चला जाएगा। तो नीचे लेकर कौन सा फोर्स जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जा रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको पकड़ के या किसी रस्सी से बांध कर तो खींच नहीं रहा है, ठीक है। कोई फिजिकल कांटेक्ट ग्रेविटी या अर्थ और स्पेन के बीच में हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कौन सा फोर्स हो जाएगा, वो नॉन कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कांटेक्ट से मतलब फिजिकल कांटेक्ट से है। अब जैसे कांटेक्ट फोर्स के भी कुछ एग्जांपल्स या कुछ टाइप्स हमें यहाँ पर पढ़ने हैं, ठीक है। इनमें से कुछ टाइप्स हम बताते हैं जो नाम भी आगे सुनने को मिलेगा। जैसे इसमें से एक आता है नॉर्मल फोर्स, ठीक, ये नाम हम लोग सुनेंगे, नॉर्मल फोर्स। उसके बाद इसमें आएगा स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। उसके बाद इसमें एक फोर्स आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स, ठीक। एक और फोर्स हम इसमें पढ़ेंगे जिसका नाम क्या रहेगा, टेंशन फोर्स, ठीक। अब ये जितने भी फोर्सेज हैं ये सब कौन से फोर्सेज हैं, ये सब कांटेक्ट फोर्सेज हैं। इसी तरह से अगर हम नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात करें, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स का मतलब यहां पर, जैसे अभी हमने एग्जांपल किसका लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, नॉन कांटेक्ट है। अगर हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, कि अगर ये दो मैग्नेट के बीच में कोई फोर्स लग रहा है, तो उनके बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है मैग्नेट्स के बीच में, फिर भी फोर्स लगता है, तो वो फोर्स कैसा है, मैग्नेटिक फोर्स है। या अभी हमने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर लग रहा है तो ये फोर्स भी कैसा है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। या इसी का एक और नाम होता था जिसको हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स भी बोलते थे, ठीक। तो यहाँ पर ये जितने भी फोर्सेज हैं, आई होप कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक। अब इसमें एक और हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखना है, कि ये जो हमने यहाँ पर बताया, नॉर्मल फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, टेंशन फोर्स हो गया, नॉर्मली जितने भी कांटेक्ट फोर्स होते हैं इनका जो नेचर होता है, ठीक है, इनका नेचर, क्योंकि अभी हमने बेसिकली बताया था कि फोर्स केवल फोर ही टाइप्स के हो सकते हैं, फिर ये सारे फोर्स कहाँ से आ गए, ठीक। तो इनका जो नेचर है, इन सबका नेचर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होता है इन सब का। अब हम सबको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन एक किसी एक को हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पर टेंशन फोर्स का एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक, टेंशन फोर्स। और पहले टेंशन फोर्स को समझते हैं कि टेंशन फोर्स का मतलब क्या है। जैसे मान लो अगर यहाँ पर हमने ये लिया कि एक कोई फिक्स सरफेस है, और यहाँ पर एक रस्सी है, और मान लो दो रस्सी लेते हैं, एक रस्सी यहाँ पर ऐसे है और एक रस्सी यहाँ पर है। इस रस्सी से कोई ब्लॉक हमने कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पर जो रस्सी थी इससे हमने कोई ब्लॉक कनेक्ट नहीं किया, तो ये रस्सी बिल्कुल ढीली पड़ी रहेगी, मतलब इसमें कोई भी टेंशन नहीं है, या हम कह सकते हैं इसका टेंशन कितना है, जीरो है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये रस्सी बिल्कुल टाइट होगी, ठीक है। तो अगर ये रस्सी बिल्कुल टाइट है, और अगर हम यहाँ पे बिल्कुल फंडामेंटल लेवल पर जाएं, ठीक है, इसके बिल्कुल फंडामेंटल लेवल पर अगर हम जाकर सोचना स्टार्ट करें, तो इसके फंडामेंटल लेवल पे कहीं ना कहीं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा होगा, या फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, जिसकी वजह से मान लो ये रस्सी थोड़ी मजबूत है, स्ट्रांग है, टूट नहीं रही है, ठीक है। तो यहाँ पे फंडामेंटल लेवल पर अगर हम जाए तो इसके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा होगा, या कह सकते हो कि इंटरेक्शन यहाँ पर हो रहा होगा किसके बीच में, इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो अगर चार्ज पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये जो भी फोर्स यहाँ पर आएगा एक्शन में, मतलब इसमें ये रस्सी बिल्कुल टाइट टाइट हो जाएगी, तो यहाँ पे टेंशन फोर्स लगेगा।
अगर उस टेंशन फोर्स को हम कैलकुलेट करना भी चाहें तो अगर ये फोर्स यहाँ पे m रहता है तो नीचे की तरफ फोर्स कितना लगता है mg, तो ये टेंशन यहाँ पर कितना आ जाएगा, mg आ जाएगा। मतलब इतने का रस्सी में टेंशन होगा, तनाव होगा। ठीक है, और जो इसका नेचर रहेगा उसका नेचर कैसा रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर रहेगा। और इसकी वजह क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की वजह, क्योंकि हमने अभी ऊपर ही लिखा है, क्या लिखा गया है ऊपर, कि इन चार्ज पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। तो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, वो कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर हमने बता दिया। यही सेम चीज किसके बीच में होगा, स्प्रिंग फोर्स के लिए भी होगा, फ्रिक्शन फोर्स में भी होगा, और नॉर्मल फोर्स में भी होगा, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स में। नॉर्मल फोर्स का भी मतलब वही था, जैसे मान लो अगर इसको भी हम एक एग्जांपल लेकर समझाएं, ठीक है, कि मान लेते हैं अगर यहाँ पर ऐसे एक सरफेस है और इस पर एक ब्लॉक कोई रखा हुआ है, तो इसका मास m है, तो नीचे की तरफ यहाँ पर कोई फोर्स लग रहा होगा mg। ठीक, तो ये एज ए रिएक्शन फोर्स, ये जो टेबल है या जिस पे भी रखा गया है, ये एक फोर्स लगा रहा होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स कहते हैं, या नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, या नॉर्मल कांटेक्ट रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अभी तक हम लोग केवल फोर्स के बारे में समझे हैं, और फोर्स का जो क्लासिफिकेशन था वो हमने यहाँ पर बताया है या समझाया है। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चंस पे। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट इसमें सीखते हैं। जैसे हम लोग जो यहाँ पर फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स का बेसिक मतलब क्या होता है कि फिजिक्स हमारे लिए जो भी जितने भी क्यों हमारे माइंड में आते हैं, ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसका हमें जवाब मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर जो फिजिक्स है ना, ये इसका एक्सप्लेनेशन, जैसे मान लो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बड़ी सी गैलेक्सी से लेके छोटे से एटम तक को, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, एक प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी, अगर बड़े ऑब्जेक्ट के लिए जो कॉन्सेप्ट काम करते हैं वही कॉन्सेप्ट छोटे के लिए फेल कर जाते हैं। जैसे अभी हमने एक कॉन्सेप्ट लिया था प्रोटॉन का, कि दो प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स लगता है। ठीक है, अब वो फोर्स लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन को क्या करता है, रिपेल करता है। लेकिन बाहर की दुनिया में रिपेल कर रहा था, दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन हो रहा था। लेकिन जब यही दोनों पॉजिटिव चार्ज कम स्पेस में आ गए या सेपरेशन कम हो गए, न्यूक्लियस के अंदर चले गए, उस केस में इन्हीं दोनों प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगने लगा, उसका नेचर कैसा हो गया, अट्रैक्टिव हो गया। ठीक है, इसका मतलब कि बड़े ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए एक कह सकते हो जो कॉन्सेप्ट यूज किए जा रहे हैं वो छोटे ऑब्जेक्ट्स में काम नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो इस पर दो तरह की दो तरह के ब्रांचेज एक तरह से कह सकते हो, ठीक है, यहाँ पे डिफाइन किए गए। एक का नाम रखा गया मैक्रोस्कोपिक, और एक का नाम रखा गया माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, और एक नाम क्या है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। और इनके क्लासिफिकेशन के लिए जो साइज रखा गया, वो साइज रखा गया कि जो रेंज रहेगा वो 10⁻⁶ मीटर रहेगा। ठीक है, तो अगर 10⁻⁶ से कम होता है तो ये वाला माइक्रोस्कोपिक, ज्यादा होता है तो ये वाला। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर जो आर है या सेपरेशन है या जो डायमेंशन है वो 10⁻⁶ मीटर से कम हो गया तो वो माइक्रोस्कोपिक में आ जाएगा, मतलब एक रेफरेंस पॉइंट ऐसे मान लिया गया। ठीक है, अब इसमें इसके क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ते क्या क्या है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक में, तो माइक्रोस्कोपिक में बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं क्लासिकल फिजिक्स के बारे में। ठीक है, जो यहाँ पे नाम आता है क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, अब क्लासिकल फिजिक्स में हम क्या क्या चीजें इसमें पढ़ते हैं, तो क्लासिकल फिजिक्स में जैसे अभी हमने नाम लिया था कि एक इसमें ब्रांच आता है फिजिक्स का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स बोलते हैं। ठीक, दूसरा इसमें जो ब्रांच आता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। तीसरा इसमें आ जाता है थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, चौथा इसमें आ जाता है ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ये जो ब्रांचेज हैं फिजिक्स के, ये किस में डिफाइन किए जाते हैं, मैक्रोस्कोपिक में या क्लासिकल में। मैक्रोस्कोपिक कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब लार्ज साइज वाले कॉन्सेप्ट इस पे लगा के इसको एक्सप्लेन किया गया। और यहाँ पे क्लासिकल कहने का मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पहले के टाइम में, ठीक है, जो जिन भी चीजों का एक्सप्लेनेशन हो पा रहा था,
ठीक। तो वो ये थे मैकेनिक्स, या जो भी फिजिक्स एग्जिस्ट कर रही थी वो कौन कौन सी फिजिक्स थी? मैकेनिक्स था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स था, या थर्मोडायनेमिक्स, या ऑप्टिक्स। और वहीं पे अगर हम आ जाए माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब कि जैसे हम एटम्स के बारे में पढ़ रहे हैं डिटेल में, ठीक है, या हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक, या कह सकते हो कि इसमें हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स, या हम लोग क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम किस में आ जाती हैं? ये सारी चीजें आ जाती हैं कहीं ना कहीं माइक्रोस्कोपिक में। वैसे क्वांटम फिजिक्स यहाँ से थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्लासिफाई किया गया है। और इसमें यहाँ पर हमने नाम ये बता दिया कि ये पता होना चाहिए कि क्लासिकल फिजिक्स में कौन कौन सा ब्रांच आता है और माइक्रोस्कोपिक में कौन कौन सा ब्रांच आता है। वैसे जो क्वांटम फिजिक्स है ये हम लोगों को पढ़ना नहीं है, ठीक है, ये ना तो 11th में पढ़ना है ना तो ये 12th में पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन के लिए हम एक एग्जांपल ये ले सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि किसी भी चीज का परसेप्शन या कॉन्सेप्ट या बिहेवियर थोड़ा सा चेंज तब हो जाता है जब उसकी वेलोसिटी एक डेफिनेट वेलोसिटी से बदल जाती है, या उसका जैसे यहाँ पर, ठीक है, मान लो एक कोई पार्टिकल हम लेते हैं, हमने लिया कि एक कोई पार्टिकल है, ठीक, और मान लेते हैं ये पार्टिकल है। अब अगर ये पार्टिकल, इस पार्टिकल की स्पीड हम ये मान लें कि 10 पावर -6 मीटर पर सेकेंड, सॉरी, इसका जो साइज है, साइज लिखना चाह रहे थे, ठीक है, इसका जो डायमेंशन है, ये अगर 10 पावर -6 मीटर पर सेकेंड से लेस हो जाए, 10 पावर -6 मीटर पर सेकेंड से लेस हो जाए, ठीक है, और अगर इस पार्टिकल की स्पीड 3 × 10 पावर 8 मीटर, 3 × 10 पावर 8 मीटर, यहाँ पे हमने डायमेंशन लिखा है क्योंकि हमारे माइंड में स्पीड चल रहा था, ठीक है। तो ये मान लो हमने डायमेंशन ले लिया कि 10 पावर -6 मीटर, ये डायमेंशन है और ये वेलोसिटी है। तो अगर कोई भी पार्टिकल है और अगर वो इन दोनों रेंज को क्रॉस कर जाए तो उसका बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो जाता है उस पार्टिकल का। बात समझ में आ रही है? फिर ये जो पार्टिकल है ना, फिर इसको हम लोग रिलेटिविस्टिक पार्टिकल मानने लगते हैं। रिलेटिविस्टिक, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल मानकर इसकी स्टडी करने लगते हैं। फिर ये कहीं ना कहीं मॉडर्न में आ जाता है या क्वांटम में चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लें कि अगर हम बात करें मास चेंज की, मतलब क्या मास जो है वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये पेन है, क्या इस पेन का जो मास है ये वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा? ये अगर 1 kg का है और ये 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़कर वापस आ जाए, तो क्या ये 2 kg का हो सकता है, या क्या इसका मास वेरी कर सकता है? तो माइंड में आंसर आएगा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से मूव करे तो ये माना जाता है कि इसका मास क्या कर जाएगा, वेरी कर जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम मास का एग्जांपल लें, ठीक है, तो मास का वेरिएशन जो है दो फैक्टर पे डिपेंड कर जाता है। जैसे मान लो अगर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, एक नाम यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं टर्मिनोलॉजी, नॉन रिलेटिविस्टिक, रिलेटिविस्टिक, ठीक है, और एक हम नाम यूज कर रहे हैं रिलेटिविस्टिक, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, ठीक है। तो इसमें होता यह है कि अगर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, तो नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है तो जो मास होगा ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, डज नॉट डिपेंड्स, डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। लेकिन अगर यही पे रिलेटिविस्टिक पार्टिकल हो तो ये डिपेंड कर जाएगा वेलोसिटी पे, डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, ठीक है। अब रिलेटिविस्टिक का मतलब क्या हुआ? रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का मतलब हुआ कि पार्टिकल सेम है, बस उसकी जो स्पीड है ये या तो लाइट की स्पीड से ज्यादा हो जाए, ठीक है, मतलब यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है ये या तो स्पीड, लाइट की स्पीड के बराबर हो जाए या तो उससे ज्यादा हो जाए, ठीक। और अगर यहाँ पे नॉन रिलेटिविस्टिक का मतलब क्या है कि जो पार्टिकल की स्पीड है ये लाइट की स्पीड से बहुत ही क्या रहे, कम रहे। तो पार्टिकल एक ही है लेकिन यहाँ पर इसके बिहेवियर क्या हो जा रहा है, अलग अलग हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे इन सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन या क्लासिफिकेशन किया गया है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो समझनी जरूरी थी, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं इस चैप्टर पे या इस चैप्टर के क्वेश्चंस पे। तो ऑब्जेक्टिव वन लेते हैं। देखो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इसी एक ही स्लाइड में हमने दो क्वेश्चन ऐड कर लिया है, ठीक है। तो इसको समझते हैं। यहाँ पे दिया है व्हेन नील्स बोर सुप हैंड, मतलब यहाँ पर हैंड शेक कर रहे हैं किसके साथ, हाइजेनबर्ग के साथ।
व्हाट काइंड ऑफ फोर्स दे एक्सर्टेड। ठीक है, अब यहाँ पर हैंड शेक करने पे कौन सा फोर्स लगेगा, तो हैंड शेक करने का मतलब हुआ कि दो हाथ एक तरह से कांटेक्ट में आए, और कांटेक्ट में आने का मतलब अभी हमने बताया था कि वहां पर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का उसका रीजन क्या, उसका रीजन ये है, कांटेक्ट में आएंगे तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन का भी चांस बनता है, तो अगर फ्रिक्शन होगा तो वहां पर चार्ज आएगा। ठीक है, और चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा उसका नेचर कैसा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा। ठीक, तो इसका ये आंसर हो गया। अब दूसरे पे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है लेट ई जी एंड एन represents the magnitudes of electromagnetic, gravitational and nuclear force between two electrons at a given separation। ठीक है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच की बात की जा रही है। देन तो इस सिचुएशन में इनके बीच में अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में रहते नहीं है। ठीक है, तो इसका सीधा सा लॉजिक ये रहेगा कि इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर तो लगेगा लेकिन बहुत कम होगा, लगभग ना के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इफेक्टिव कौन सा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब इनके बीच का जो सेपरेशन है ये 10⁻⁻15 से क्या है, ज्यादा है। ऐसा मेंशन तो नहीं है लेकिन हम यही मानकर यहाँ पर चलेंगे, तो इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो ज्यादा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा फोर्स कौन सा लग सकता है, ठीक है, दूसरा फोर्स यहाँ पे लग सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद कौन सा फोर्स लगता है, उसके बाद लग सकता है इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स जो कि नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, तो ये इनका ऑर्डर बनेगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, इसमें एक कंफ्यूजन ये हो रहा होगा क्योंकि हमने बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स है नेचर का। ठीक है, तो फिर न्यूक्लियर फोर्स को हमने सबसे वीकेस्ट कैसे कर दिया। ठीक, तो यहाँ पर ये समझना कि यहाँ पर ये वाला सेपरेशन है ना, अगर 10⁻⁻15 मीटर से लेस होता, ठीक, अगर मान लो ये सेपरेशन लेस देन 10⁻⁻15 मीटर है, तो इस सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता। ठीक है, तब यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स काम करता, तब हम राइट कर सकते थे यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा होता। ठीक है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ना बोलकर यहाँ पे प्रोटॉन प्रोटॉन बोला होता, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो फोर्स होता वो कौन सा रहता, न्यूक्लियर फोर्स रहता। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, गिवन द सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल इज जीरो। ठीक है, तो इसमें कौन से फोर्स को जीरो कह रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को ये जीरो कह रहा है। डिफरेंट पार्टिकल ऑफ सिस्टम, तो इसमें पहला ऑप्शन ओनली इफ ऑल द पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। नहीं, अगर पॉजिटिवली चार्ज होंगे तब तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जीरो हो ही नहीं सकता, लगेगा। ओनली इफ ऑल द पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज, अगर चार्ज है तब भी ये जीरो नहीं होगा। ओनली इफ हाफ द पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड हाफ आर नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, सोचो इसके बारे में क्या हो सकता है, क्या चार्ज यहाँ पर लगेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा। फर्क बस इतना रहेगा कि पिछले दोनों केसेस में जो नेचर था वो नेचर रिपल्सिव था। ठीक है, और यहाँ पे जो नेचर रहेगा ये क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज आ गए, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, अब जो लास्ट के, ये जो लास्ट वाला है ऑप्शन यही करेक्ट हो सकता है। देखो दिया क्या वैसे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइन ऑफ द चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है वही करेक्ट होगा। उसका रीजन ये है यहाँ पे कि चार्ज के साइन पर उसकी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे लिखा है ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइन ऑफ द चार्जेस। ठीक, जैसे अगर मान लो दो पार्टिकल्स है, दोनों पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो उस केस में क्या हो सकता है, उस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जीरो हो सकता है। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, अ 60 kg मैन पुशेज अ 40 kg मैन बाय अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन। ठीक, मतलब मान लो यहाँ पे दो पर्सन है, ये मान लो एक पर्सन है और यहाँ पर एक दूसरा पर्सन है। ठीक है, और अगर ये पर्सन इस पे फोर्स लगाता है कितने का, 60 न्यूटन का फोर्स लगाता है, और ये 60 kg इसका मास है और इसका मास कितना है, 40 kg। तो पूछा गया है कि जो 40 kg वाला है वो इस पे कितना फोर्स लगाएगा, तो अगर ये 60 पे फोर्स लगाएगा तो ये भी इस पे 60 पे ही, तो 60 का ही तो फोर्स लगाएगा, तो 60 न्यूटन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होंगे, बराबर होंगे। अब जो सेकेंड टाइप का एमसीक्यूज है उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, क्या दिया हुआ, अ न्यूट्रॉन एक्सर्ट अ फोर्स
न्यूट्रॉन दे रखा है, किस पे फोर्स लगा रहा है, प्रोटॉन पे। ठीक है, अब सोचो अगर एक न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ठीक, तो इनके बीच में क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग सकता है? नहीं, चांस ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगने के लिए दोनों पे चार्ज का होना जरूरी है। लेकिन न्यूट्रॉन के पास मास होगा, प्रोटॉन के पास भी मास होगा। तो अगर इसके पास भी मास है, इसके पास भी मास है, तो इस केस में इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता है। ठीक है, और ये दोनों अगर न्यूक्लियस के अंदर हैं, तो इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स भी तो लग सकता है, क्योंकि पार्टिकल्स हैं और दोनों कहाँ रहेंगे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे। तो इसका मतलब मास की वजह से, ठीक है, कौन सा फोर्स लग सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता है। और ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर हैं, तो न्यूक्लियर फोर्स लग सकता है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा ए एंड सी। ठीक है, अब यहीं पे दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, अगर हम सेकंड क्वेश्चन पे अगर आ जाए, ये तो पहला क्वेश्चन था। दूसरे में देखो क्या दिया है, प्रोटॉन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन प्रोटॉन। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोटॉन और प्रोटॉन है, तो इसका मतलब दोनों पे चार्ज भी होगा, मतलब मास भी होगा। ठीक, मास होगा और दोनों पे चार्ज भी तो होगा। और ये दोनों किसके अंदर होंगे, न्यूक्लियस के अंदर होंगे। तो मास की वजह से जो फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और न्यूक्लियस के अंदर है दोनों। ठीक है, तो इनसाइड द न्यूक्लियस अगर है, तो इसका मतलब जो सेपरेशन है ये 10⁻⁻15 मीटर से कम हो गया, तो इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स भी लगेगा। ठीक है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में कौन कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल लगेगा, मास प्रेजेंट है इसलिए, चार्ज प्रेजेंट है इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, और इनसाइड द न्यूक्लियस है इसलिए न्यूक्लियर फोर्स भी लगेगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये कौन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए बी एंड सी तीनों करेक्ट होगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव सेकंड का मतलब यही है कि इसमें मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हैं दिए हुए हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। अब तीसरे क्वेश्चन को थोड़ा सा समझो, देखो क्या दे रखा है इसमें। दिया हुआ द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन देम। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बताया जा रहा है, बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन देम। ठीक, कि जो न्यूक्लियर फोर्स है, क्या वो हमेशा ज्यादा होगा किससे, तो जरा इसको सोचो क्या आंसर हो सकता है। पहले वाले के बारे में केवल सोचना है। तो यहाँ पे देखो, पहले क्वेश्चन के बारे में अगर सोचते हो तो यही कहा जा रहा है ना कि दो प्रोटॉन हैं। ठीक, तो क्या दो प्रोटॉन के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स लगेगा वो हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ज्यादा होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वो तो डिपेंड करेगा कि सेपरेशन कितना है। तो अगर सेपरेशन आर, जो आर है, अगर वो 10⁻⁻15 से ज्यादा हो जाए, सेपरेशन अगर 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा हो जाए, या सेपरेशन अगर 10⁻⁻15 मीटर से कम हो जाए, तो इस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो न्यूक्लियर फोर्स से ज्यादा हो जाएगा, और इस सिचुएशन में जो न्यूक्लियर फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर इनकरेक्ट है। अब दूसरे पे आते हैं, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये हमने पहले वाले को एक्सप्लेन किया है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि अगर, ठीक है, दो प्रोटॉन है और दोनों प्रोटॉन के बीच में मास की वजह से, ठीक है, अभी हमने बताया कि मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमेशा ही ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन होगा ये करेक्ट हो जाएगा। अब सी पे आते हैं, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स मे बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन देम। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। ठीक है, तीसरे को समझना, कि दो प्रोटॉन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, क्या वो न्यूक्लियर फोर्स से ज्यादा हो सकता है, बिल्कुल ज्यादा हो सकता है। कब, जब सेपरेशन जो है, ठीक है, जब सेपरेशन जो है वो आर इज ग्रेटर देन -15 मीटर हो तब। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ज्यादा हो जाएगा किससे, न्यूक्लियर फोर्स से। क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांग तब हो पाता है जब सेपरेशन 1 फर्मी या 10⁻⁻15 मीटर से कम रहता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद
तीसरा है, सॉरी लास्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स मे बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है दो प्रोटॉन के बीच में, क्या वो न्यूक्लियर फोर्स से ज्यादा हो सकता है? तो बिल्कुल ज्यादा हो सकता है, तो ये भी करेक्ट है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है और डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। उसके बाद अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है, इफ ऑल मैटर्स वर मेड ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स सच एज न्यूट्रॉन्स दीज वुड बी नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा सोचो, अगर मैटर जो है किससे मिलकर बना होता है, मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल से होता है, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, मतलब अगर चार्ज होता ही नहीं, तो चार्ज अगर नहीं होता तो कौन सा फोर्स नहीं लगता? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता। अब इसमें से किसका किसका नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है? वो फोर्स नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर देयर वुड बी नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो ये भी सही है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता। देयर वुड बी नो टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये भी सही है, टेंशन भी नहीं होता, क्योंकि टेंशन का भी नेचर कैसा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर था। इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू सिट ऑन चेयर, रीजन क्योंकि नॉर्मल फोर्स लगता है। ठीक है, नॉर्मल फोर्स हमें मिलता है, नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन भी नहीं लगता क्योंकि इसका भी नेचर क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। द अर्थ कुड नॉट मूव अराउंड द सन, नहीं ये तो मूव करती, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है। ठीक है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए कॉमा बी कॉमा सी। रीजन अगेन समझा देते हैं। यहां पर ये दे रखा है कि अगर पार्टिकल्स न्यूट्रल होते, तो अगर पार्टिकल्स न्यूट्रल होंगे तो उस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। तो जिसका जिसका नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है वो सारे फोर्सेस नहीं लगेंगे। तो किसका इसका नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक था? फ्रिक्शन का, टेंशन का और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का। तो ये तीनों फोर्सेस नहीं लगते या तीनों फोर्सेस जीरो हो जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम में बी, दिया हुआ है कि अच्छा कौन कौन सा इसमें से क्लासिकल फिजिक्स में आएगा। तो सोचो इसमें मोशन ऑफ क्रिकेट बॉल, तो क्रिकेट बॉल का साइज तो ज्यादा है। ठीक है, वहां पे हमने बताया था। तो क्रिकेट बॉल मतलब जो हमने एक पैरामीटर लिया था ना, कि अगर डायमेंशन क्या हो, 10⁻⁻⁶ मीटर से ज्यादा हो, तो नॉर्मली ये सब किस में आ जाते हैं? क्लासिकल में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मोशन ऑफ क्रिकेट बॉल है तो ये किस में आएगा? क्लासिकल फिजिक्स में आएगा। मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल, ये भी किस में आ जाएगा? क्लासिकल फिजिक्स में आ जाएगा। हाइड्रोजन एटम, अब देखो एटम्स की स्टडी की जा रही है, न्यूट्रॉन चेंज होकर प्रोटॉन बना रहा है, न्यूक्लियस के अंदर की बात है, तो ये दोनों जो है ये क्लासिकल फिजिक्स में नहीं आएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी। ठीक है, इसके बारे में भी हमने एक्सप्लेनेशन दिया था। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, द टू एंड्स ऑफ स्प्रिंग are displaced along the length of the spring. All displacement have equal magnitude. In which case are cases the tension or compression in the spring will have maximum magnitude. तो पहले समझते हैं क्या क्या कंडीशन दिया है। पहला पहला ऑप्शन, द राइट एंड इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स राइट एंड द लेफ्ट एंड टुवर्ड्स लेफ्ट। मतलब एक स्प्रिंग है, ठीक है, ऐसे मान लो एक स्प्रिंग है, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि इसका जो राइट एंड है, ठीक है, ये वाला, तो ये जो एंड है राइट एंड डिस्प्लेस टुवर्ड्स राइट, ठीक है, इसको राइट की तरफ, और जो लेफ्ट वाला है इसको लेफ्ट की तरफ। हाँ, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में अगर स्प्रिंग को हम ऐसे खींचते हैं तो इसमें इलोंगेशन होगा, तो इसमें टेंशन आएगा, और टेंशन इसमें क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, तो इसमें टेंशन, मैक्सिमम टेंशन आएगा बिल्कुल। ठीक है, अब यहीं पर इसका मतलब ये सही है पहला ऑप्शन। दूसरे पे आते हैं। दूसरा दिया, बोथ एंड्स आर डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स राइट, तो अगर दोनों एंड्स को डिस्प्लेस करोगे राइट साइड में, मतलब ऐसा सिचुएशन, दूसरा केस कह रहा है कि मान लो स्प्रिंग ऐसे दिया हुआ है, तो अगर स्प्रिंग ऐसे दे रखा है, तो इस पॉइंट को भी इधर मूव कराओ, इसको भी इधर मूव कराओ, तो पूरी स्प्रिंग आगे की तरफ मूव कर जाएगी। ठीक है, तो क्या ऐसे सिचुएशन में कंप्रेशन या इलोंगेशन होगा? नहीं होगा। तो जब कंप्रेशन नहीं होगा, इलोंगेशन नहीं होगा, तो टेंशन नहीं आएगा। तो यहाँ पे टेंशन नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद बोथ एंड्स आर डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स लेफ्ट, बात वही है, बस कह रहा है इधर शिफ्ट करो, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, इसमें भी नहीं आएगा। लेकिन अगला जो दे रखा है,
द राइट एंड इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स लेफ्ट। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, डी वाले का एक्सप्लेनेशन। इसमें ऐसे दे रखा है, ये स्प्रिंग है और कह रहा है ये जो राइट, ये जो लेफ्ट, यहाँ पर ये जो राइट एंड है और ये जो लेफ्ट एंड है, तो अगर लेफ्ट वाले को राइट की तरफ लाए और राइट वाले को लेफ्ट की तरफ ले जाए, तो इसमें हमें हमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें हमें देखने को मिलेगा कंप्रेशन। ठीक है, तो इसमें अगर कंप्रेशन देखने को मिलेगा तो ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर भी कंप्रेशन मैक्सिमम होगा मैग्नीट्यूड में। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, ये पहला करेक्ट है और लास्ट वाला करेक्ट है, ए एंड डी। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, शायद यही लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज का। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लो अभी एक क्वेश्चन इस तरह से था कि अगर दो पर्सन है और ये ऐसे एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं इस तरह से, ठीक है, तो एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, हाँ बिल्कुल सही है, एक्शन रिएक्शन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे काम करता है। हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, ये भी सही है, ये भी सही है। हैव अपोजिट डायरेक्शन, ये भी सही हो गया, डायरेक्शन भी अपोजिट होता है। हैव रिजल्टेंट जीरो, ठीक है, तो ये भी सही। तो यहाँ पर इस 7 का जो आंसर होगा ये होगा ए बी सी एंड डी। क्योंकि अगर एक्शन रिएक्शन जो है, ठीक है, दो फोर्सेस इस तरह से लग रहे हैं कि इनका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ठीक है, जीरो होगा। ठीक है, तो एमसीक्यूज के क्वेश्चंस हो गए दोनों टाइप्स के। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्या दिया हुआ है, इसमें गिवन है द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ 1 ग्राम ड्यू टू सिमिलर पार्टिकल इज इक्वल्स टू। मतलब दो पार्टिकल्स हैं, एक 1 ग्राम का है और दूसरा भी पार्टिकल 1 ग्राम का है, और इनके बीच का सेपरेशन हम आर मान लेते हैं, और फोर्स ऑलरेडी दे दिया है कि इनके बीच में जो फोर्स है वो कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो हमें सेपरेशन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमें पता है जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर फोर्स का वैल्यू कितना है 6.67 और 67 इंटू 10⁻11 इज इक्वल्स टू, अब जी का वैल्यू कितना होता है, जी का वैल्यू भी इतना ही होता है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू, और जो मास है यहाँ पे, ठीक है, 1 ग्राम दिया हुआ है, तो इसको हम केजी में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 1/1000 इंटू 1/1000 आ जाएगा, और ये हो गया आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद सॉरी ये 17 दे रखा है, 10⁻−17 दिया हुआ है फोर्स, 10⁻−17। ठीक है, तो अगर 10⁻−17 दिया है तो अभी इसको हम कैंसिल नहीं करते हैं, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, ये बचा हुआ है, यहाँ से कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 10⁻−6। ठीक है, 10⁻−6 आ गया, क्योंकि 10⁻−11 10⁻−11 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ पे हमें आता हुआ दिख रहा है 10⁻−6 इक्वल्स टू 1/r² इंटू 10⁻6। यही ना आएगा, यहाँ पे 10⁻3 था, यहाँ पे 10⁻3 10⁻6 हो गया, ये दोनों इधर आ जाएंगे तो r² इक्वल्स टू आ जाएगा 1/10⁻6 इंटू 10⁻6, और फाइनली ये कितना हो जाएगा 10⁻6 प्लस 6, तो 1/10⁻0, इसका वैल्यू हो गया 1। तो r² अगर 1 आ गया तो r कितना आ जाएगा 1 मीटर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1 मीटर। ठीक है, तो अगर फोर्स इतना लगेगा तो इसका मतलब दोनों के बीच का जो सेपरेशन रहेगा वो कितना रहेगा 1 मीटर रहने वाला है। ठीक है, अब उसके बाद पे हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन गिवन है कैलकुलेट द फोर्स विथ विच यू अट्रैक्ट द अर्थ। कैलकुलेट द फोर्स विथ विच यू अट्रैक्ट द अर्थ। ठीक है, पहले इसको समझना है, तो इसमें कोई डेटा नहीं दिया हुआ है, तो इसमें हम ये मान लेते हैं कि नॉर्मली जो अर्थ हम पर फोर्स लगाती है वो फोर्स कितना होता है, mg होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इतना फोर्स यहाँ पे मान लेते हैं कि ये अर्थ है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है,
या कोई पर्सन है, इसका मास हम m मान लेते हैं, तो इस पर्सन पर अर्थ कितना फोर्स लगाएगा, mg। ठीक है, तो पर्सन अर्थ पे कितना फोर्स लगाएगा, एक्शन रिएक्शन इक्वल होगा तो कितना लगाएगा, mg ही लगाएगा। अब यहाँ पे मास नहीं दिया है, तो मान लो अगर हम कंसीडर कर लें कि जो मास है किसका, मास ऑफ पर्सन, ठीक है, वो कितना है, तो मास ऑफ पर्सन अगर हम मान लेते हैं कि 60 kg है, ठीक है, हमने 60 kg मान लिया, तो इस सिचुएशन में ये फोर्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 × 10, तो इसका मतलब F इक्वल्स टू 600 न्यूटन आ गया। ठीक है, और इतना ही फोर्स अर्थ पर्सन पे लगाएगी और पर्सन भी अर्थ पे लगाएगा, क्योंकि एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, जो भी मास यहाँ पे कंसीडर करोगे, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर बुक में नहीं दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे अब आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन गिवन है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड टू चार्जेस each equal to 1 coulomb be placed so that the force between them equals to your weight again। your weight आ गया, इसका मतलब इसका भी आंसर फिक्स नहीं रहने वाला है, क्योंकि वेट तो हम कुछ भी मान सकते हैं। तो इसमें दिया क्या है, इसमें ये दे दिया है कि जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वैसे नॉर्मली चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से। ठीक है, तो इसमें इसमें क्या इंफॉर्मेशन इसमें पूछा गया, एट व्हाट डिस्टेंस, अच्छा सेपरेशन ही पूछा गया है। ठीक है, तो फोर्स जो है, ठीक है, दे रखा है कि जो फोर्स है ये किसके बराबर है, फोर्स जो है ये वेट के बराबर है। अब वेट हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, वेट का फार्मूला क्या होता है, mg। तो अगर हम मास को 60 ही मानकर चलें, तो ये 60 × 10, ठीक है, कितना आ गया, 600 न्यूटन आ गया। अब इसी वैल्यू पे हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये मान लो 600 इक्वल्स टू के का वैल्यू हमने बताया था 9 × 10⁻9 होता है, और इंटू Q1 Q2 ये भी 1 कूलम, ये भी 1 कूलम, अपॉन आर स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से ये आर स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 10⁻9 अपॉन 600। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका भी आंसर क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा, वेरी करेगा, कोई फिक्स आंसर नहीं रहेगा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि जैसे यहाँ पर हमने ये जो mg लिया है, तो हमने अगेन मास को कितना मान लिया है, हमने मास को अगेन 60 kg मान लिया है, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि दिया नहीं है इसमें। तो इस तरह से दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, ये थर्ड था, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन। टू स्फेरिकल बॉडीज each of mass 50 kg are placed at a separation of 20 centimeter, equal charges are placed on the bodies and it is found that the force of coulomb repulsion equals to the gravitational attraction in magnitude, find the magnitude of the charge placed on either body। ठीक है, तो आइदर बॉडी इसलिए क्योंकि दोनों पे चार्ज सेम है। तो मान लो ये बॉडी दे रखी है, दो बॉडीज हम बना लेते हैं यहाँ पे, और ये दोनों बॉडीज हैं, और इस बॉडी का जो मास दे रखा है, ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर m1 मान ले, तो m1 कितना दिया हुआ है, 50 kg, और यहाँ पर m2 भी कितना है, m2 भी है 50 kg। और अगर हम यहाँ पे चार्ज की बात करें, तो Q1 को भी Q मान लें और Q2 को भी Q मान लें, क्योंकि दोनों पे चार्ज क्या है, सेम है, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, ठीक है, वो R मान लें। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ये याद रखना कि जब भी हम डिस्टेंस लेते हैं ना, तो जो भी ऑब्जेक्ट लिया जाता है उसके सेंटर से ये डिस्टेंस लिया जाता है, ना कि सरफेस से। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या है, R है, ये डिस्टेंस हम यहां तक लेंगे। ठीक है, अब ये R हो गया। अब अगर इसके लिए हम राइट करते हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या राइट कर सकते हैं, के क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है, अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू जी, और मास भी सेम है, तो इसको हम जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सेपरेशन अगर सेम है, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर आर स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, वैसे निकालना क्या है, चार्ज निकालना है, तो यहाँ से हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम स्क्वायर अपॉन के। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, कहीं ना कहीं यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, Q इक्वल्स टू, तो यहाँ से अगर डायरेक्ट वेरिएबल के फॉर्म में आंसर लिखना चाहोगे, तो ये आ जाएगा m अंडर रूट जी बाई के। ठीक है, ये चार्ज का फार्मूला बन सकता है यहाँ से। ठीक है, या अगर वैल्यू रखोगे,
तो वैल्यू रख के अगर सिंप्लीफाई करोगे तब भी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, Q इक्वल्स टू, और मास कितना दिया हुआ है, तो मास दे रखा है 50 kg। ठीक है, ये 50 दिया हुआ है, और उसके बाद में अंडर रूट जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10 पावर -11 अपॉन, और जो के का वैल्यू है ये होगा 9 इंटू 10 पावर 9। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 50 अंडर रूट। अब इसमें देखो कुछ कैंसिल होने जैसा तो नहीं दिख रहा है, 6.67 अपॉन ये 9 आ जाएगा इंटू, और ये हो जाएगा 10 पावर 20। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो -20 आ जाएगा, 10 पावर -20 आ जाएगा। उसके बाद इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 50 इंटू, और अगर यहां से हम जीरोस लेते हैं मान लो, तो ये 667 अपॉन 9 कर देंगे, और ये हो जाएगा 10 पावर -18। नहीं, ये और ज्यादा हो जाएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेटर का यूज करके। वैसे अगर इसको चाहो तो इसको बाहर निकाला जा सकता है, यहाँ पे इसको हम बाहर कर देते हैं, 10 पावर -10 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि -20 है तो ये बाहर आएगा 10 पावर -10, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 6.67/9। ठीक, इसको डिवाइड करके इसका अगर हम रूट निकाल दें तो आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम रेंज बता दे रहे हैं, रेंज कितना होगा, अब ये आ जाएगा 5√6.67/9 इंटू 10 पावर -9। ठीक है, कूलम। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अ मंकी इज सिटिंग ऑन अ ट्री लिम्ब, द लिम्ब exert a normal force of 48 न्यूटन and a friction force of 20 न्यूटन, find the magnitude of the total force exerted by the limb। ठीक है, यहाँ पे देखो एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है, कि मान लेते हैं ऐसे कोई मतलब सरफेस है जहां मंकी बैठा हुआ है, तो बैठने पर अगर वो स्लिप होकर नहीं गिर रहा है तो इसका मतलब एक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, और वो भी कितने का, 20 न्यूटन का। और दूसरा जो फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, वो नॉर्मल फोर्स है कितने का, 48 न्यूटन का। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट हमें ये सीखना है कि इसका मतलब मान लेते हैं मंकी की जगह कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स अगर मंकी इधर, इस ऑब्जेक्ट के स्लिप होने का चांस अगर इधर है कि इधर ये स्लिप कर सकता है, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। और जो नॉर्मल फोर्स लगता है वो किधर लगता है, वो ऊपर की तरफ लगता है, नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है, 48 न्यूटन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक ही चीज ये बताई जा रही है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है और जो नॉर्मल फोर्स है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें नेट फोर्स बताना है, तो नेट फोर्स का सीधा सा मतलब कि दो फोर्सेस लग रहे हैं और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो सीधा सीधा ये फार्मूला लगा सकते हो, A² प्लस B², क्योंकि 2AB cos 90 करोगे, 2AB cos 90, तो cos 90 की वजह से सब जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20² प्लस 48²। ठीक है, तो ये आ जाएगा 20² 400 आ जाएगा प्लस, और जो भी आए ये 48 × 48। ठीक है, इसको कर लेना सॉल्व, ये शायद 52 न्यूटन के आसपास आ जाता है। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 है, अ बॉडी बिल्डर exert a force of 150 न्यूटन अगेंस्ट, यहाँ पे दिया है बुलवर्क, एंड कंप्रेसेस इट। ठीक है, और इस पे बिल्डर exert a फोर्स, अच्छा स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है। ठीक, तो मान लो कि अगर एक स्प्रिंग है, और स्प्रिंग, ये स्प्रिंग है ऐसे, और इस स्प्रिंग पे ठीक है कोई फोर्स लगाया जा रहा है, और फोर्स लगा के इसको कंप्रेस किया जा रहा है। ठीक है, तो ये दिया हुआ कि फोर्स कितना लगाया जा रहा है, तो फोर्स लगाया जा रहा है 150 न्यूटन। ठीक है, और यहाँ पर जो कंप्रेस हो रहा है ये कितना कंप्रेस हो जा रहा है, ये कंप्रेस हो जा रहा है 20 सेंटीमीटर। फोर्स लगाया जाएगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी, कंप्रेस होने का मतलब कि स्प्रिंग यहां तक पहुंच गई है ऐसे। ठीक है, इस तरह से स्प्रिंग हो चुकी है। तो यहां पर यही पूछा जा रहा है कि स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, क्योंकि जो कंप्रेशन है वो डिपेंड किस पे करेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट को हम लोग, स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है
इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट को के एक्स से, ठीक है, सॉरी के से डिनोट करते हैं। और जो फोर्स लगता है यहाँ पे, ठीक है, जो फोर्स लगता है उस फोर्स का फार्मूला होता है F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। और यहाँ पे माइनस का जो साइन है, ठीक, ये इसका वेक्टर फॉर्म एक तरह से है। माइनस का साइन केवल ये बताता है, ठीक है, ये अपोजिशन को बताता है, ठीक है, अपोजिशन को बताता है किसके किसके, कि जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। कैसे अपोजिट हो रहा है, तो यहाँ पे ये जो फोर्स होता है ना, ये स्प्रिंग फोर्स होता है, ये स्प्रिंग फोर्स होता है। और ये जो फोर्स होता है ये कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन, या इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये फार्मूला लगाने से आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। लेकिन कुछ और चीजें इसके बारे में समझते हैं। जैसे मान लो अगर यहाँ पे हमने ऐसे एक स्प्रिंग बनाया है, कि मान लेते हैं एक स्प्रिंग ऐसे है, और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है। तो इस स्प्रिंग को अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं इस फोर्स से, तो ये जो फोर्स है, ठीक है, इस फोर्स को हम लोग एक्सटर्नल फोर्स कहेंगे, ठीक है, या एक्सटर्नल एजेंट है ये। ठीक, जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो स्प्रिंग जो है अपने शेप और साइज को रिगेन करने के लिए, ठीक है, एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाता है, और इसी को हम लोग स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। ठीक, तो ये डायरेक्शन हो गया किसका, स्प्रिंग फोर्स का। और स्प्रिंग कंप्रेस किस डायरेक्शन में होगी, डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, ये एक्स का डायरेक्शन है। तो कहीं ना कहीं ये देख सकते हो कि जो स्प्रिंग फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है, दोनों का डायरेक्शन क्या रहता है, अपोजिट रहता है। इसीलिए ये जो साइन है ये क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो इसमें जो रिलेशन आता है फोर्स का, वो हमें याद रखना है, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। अगर केवल मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन चाहते हो तो यहाँ पर F इक्वल्स टू के एक्स यूज कर सकते हो। दूसरा एक पॉइंट और याद रखना है कि जब स्प्रिंग को हम ऐसे कंप्रेस कर देंगे और कंप्रेस करने के बाद छोड़ेंगे तो ये बहुत तेजी से इलोंगेट होगी या अपने शेप में वापस आएगी। तो इसका मतलब स्प्रिंग को हम जितना कंप्रेस करते हैं उसके अंदर उतनी एनर्जी क्या होती जाती है, स्टोर होती जाती है, ठीक है। कंप्रेस करो या इलोंगेट करो, दोनों ही केस में। जैसे मान लो इलोंगेट करने का मतलब क्या है, इलोंगेट करने का मतलब ये है कि ऐसे एक स्प्रिंग यहाँ पर है, ये स्प्रिंग है, और इस बार इस स्प्रिंग को खींचा जा रहा है। तो खींचे जाने का मतलब है ये इस बार इलोंगेट किया जा रहा है, ठीक है। तो जब इलोंगेट किया जाएगा तो इस बार जो डिस्प्लेसमेंट है वो इसका डायरेक्शन हो गया, और जो स्प्रिंग का फोर्स होगा एफ स्प्रिंग, वो इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि स्प्रिंग अपने आप को बचाएगा इलोंगेट होने से, ठीक है। तो यहां पर भी ये रूल फॉलो होगा। तो इसमें एक चीज हमें ये याद रखना है कि स्प्रिंग चाहे कंप्रेस किया जाए या स्प्रिंग चाहे इलोंगेट किया जाए, दोनों ही कंडीशन में ये फार्मूला वैलिड होगा। और कंप्रेस या इलोंगेट करने पर उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। जैसे मान लो ऐसे स्प्रिंग को खींच रहे हो, तो स्प्रिंग को खींचोगे तो जैसे छोड़ोगे वापस चला जाएगा, उसको लेकर जाना नहीं पड़ रहा है। तो उसके पास वो एनर्जी आई कहाँ से, वो एनर्जी हमने ही स्टोर किया है जब उसको हम इलोंगेट कर रहे थे। या अगर उसको कंप्रेस करो तो कंप्रेस करने के बाद हाथ हटाओगे, वापस स्प्रिंग अपने शेप में आ जाएगी। तो यहाँ पर इसका भी क्या मतलब हो कि इसके अंदर एनर्जी क्या हो जा रही है, स्टोर हो जा रही है। तो जो एनर्जी यहाँ पर स्टोर हो रही है वो कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होता है, अगर उसको भी हमें कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। इसे भी हमें याद रखना है कि अगर किसी स्प्रिंग को एक्स इलोंगेट किया जाए या कंप्रेस किया जाए, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है या स्प्रिंग फोर्स होता है वो माइनस के एक्स होता है, और उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाती है। बस ये दो पॉइंट याद रखना है। वैसे इस क्वेश्चन में हमसे केवल पूछ रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक सिंपल सा फार्मूला ये अप्लाई कर सकते हैं, F इक्वल्स टू के एक्स। केवल हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, इसलिए हम ये फार्मूला यूज कर रहे हैं। फोर्स कितना दिया हुआ है, फोर्स है 150, और के हमें पता करना है, एक्स कितना दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है। और इसके बाद में ये इधर आएगा तो के इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 150 इंटू 100 अपॉन 20। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनली आ जाएगा 750, ठीक है। और इसका यूनिट रहेगा न्यूटन पर मीटर, ठीक है। इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ कॉन्सेप्ट भी थे जो हमने इस क्वेश्चन के साथ बता दिया है। अब हम लोग आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है? अ सैटेलाइट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम an earth station at what height above the earth's surface will the force on the satellite due to the earth be reduced half its value? ठीक है, एट द अर्थ स्टेशन। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जब हम लोग ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ेंगे या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो वहां पर भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन ये आसान सा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। जैसे इसमें मान लो ये अर्थ है, ठीक है, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि सैटेलाइट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली फ्रॉम एन अर्थ स्टेशन एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस विल द फोर्स ऑन द सैटेलाइट ड्यू टू अर्थ बी रिड्यूस्ड। ठीक है, मतलब अगर सैटेलाइट ऊपर जा रहा है तो सरफेस पे जितना फोर्स लगता था, ठीक है, जैसे मान लो अगर हमें सरफेस पे फोर्स अगर राइट करना हो, ठीक है, तो सरफेस यहाँ से सेंटर से ये जो डिस्टेंस रहता है कितना रहता है? आर रहता है। तो अगर हमें सरफेस से राइट करना हो तो जो फोर्स आता है वो कितना आता है? जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, यही ना राइट करेंगे। अब यहाँ पर इसमें कैपिटल एम क्या लिया जा रहा है? कैपिटल एम का मतलब हो गया मास ऑफ अर्थ। ठीक, और स्मॉल एम का क्या मतलब है? स्मॉल एम का मतलब है मास ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, मास ऑफ सैटेलाइट हो गया। और आर जो है यहाँ पे, कैपिटल आर क्या चीज है? कैपिटल आर यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये होता कितना है? 6400 किलोमीटर इतना होता है, जो कि यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर जो सैटेलाइट है ये सरफेस से कितना ये पूछा जा रहा है कि कहाँ तक चला जाए, ठीक है, कि जो फोर्स है वो कितना हो जाए? हाफ हो जाए। तो इसका मतलब अगर मान लो ये कहते हैं कि एच हाइट पे चला गया और एच हाइट पे जाके फोर्स कितना हो गया? F2। ठीक है, तो F2 कितना हो गया होगा? F2 हो गया होगा हाफ ऑफ, ठीक है, जितना अर्थ पे फोर्स लग रहा है। यही ना आएगा? यही क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक है, तो अगर उसी स्टेटमेंट से हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें तो ये दिया हो कि F2 इक्वल्स टू हाफ ऑफ F1। अब F2 को क्या राइट कर सकते हो? F2 को राइट करने का मतलब है कि जी एम एम अपॉन, और जो डिस्टेंस हो गया सेंटर से लेके सैटेलाइट तक का, क्योंकि ये सैटेलाइट है और ये क्या है? ये अर्थ है। तो अब डिस्टेंस कितना हो गया? आर प्लस एच होल स्क्वायर राइट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? हाफ ऑफ F1 कितना था? F1 है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर दिख रहा होगा काफी चीजें कैंसिल हो जा रही हैं, जैसे जी कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, एम एम यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा? आर प्लस एच होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2r स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लो, या डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हो? आर प्लस एच इक्वल्स टू √2r आ जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे इधर जाएगा। ठीक है, तो ये √2r हो जाएगा। और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से h इक्वल्स टू आ जाएगा √2r माइनस आर। ठीक है, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो r उधर जाएगा तो h इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? √2r माइनस आर। और इसमें हम r कॉमन लें तो कितना होगा? √2 - 1। और ये कितना है? 6400 किलोमीटर में आंसर आएगा, क्योंकि हम डायरेक्ट इसका वैल्यू मीटर में रख सकते हैं, बट डायरेक्ट हम किलोमीटर में रखते हैं। ठीक है, और उसके बाद √2 का वैल्यू 1.414 -1, तो फाइनली कितना आ जाएगा? 6400 इंटू 0.414। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 2650। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 2650 किलोमीटर के आसपास ये आएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। मतलब अगर हम इतने हाइट पे सैटेलाइट को लेकर चले जाए अर्थ सरफेस से, या अर्थ स्टेशन से इतना दूर लेकर चले जाए, तो जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है टू चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर exert 20 Newton of Coulomb force on each other. What will be the force if the separation is increased to 25 सेंटीमीटर? ठीक है, दो चार्ज पार्टिकल है। मान लो एक पे चार्ज Q1 है और दूसरे पे चार्ज जो है वो Q2 है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है R, ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। या अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 20/100 आ जाएगा मीटर। ठीक है, या 0.2 आ जाएगा। ठीक है, 0.2 मीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे
दूसरा केस, ये तो एक केस हो गया। दूसरा केस ये कहा जा रहा है कि अगर ये चार्ज सेम ही है लेकिन इनके बीच का जो सेपरेशन है ये हम चेंज कर दें। ठीक है, सेपरेशन चेंज करके कितना कर दें, r इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर कर दिया जाए। अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो 25/100 आएगा, या ये आ जाएगा 0.25 मीटर। ठीक है, तो इसमें जो फोर्स दे रखा है, इस वाले केस में फोर्स दिया हुआ है F1। तो F1 को हम क्या राइट करेंगे, F1 को हम राइट कर सकते हैं, F1 दे रखा है कितना, 20 न्यूटन दिया हुआ है। तो अगर ये 20 न्यूटन दिया हुआ है तो यहां से हम लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन, और 0.2 इक्वल्स टू 20 न्यूटन। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद दूसरा, अगर ये इसके लिए हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, K Q1 Q2 अपॉन 0.25 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको हम F मान लेते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, F लग रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे फोर्स F लग रहा है तो ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन आ गया। ठीक, अब दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें, तो दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, K Q1 Q2 अपॉन 0.2 होल अपॉन, ये हो गया K Q1 Q2 अपॉन 0.25 होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर कितना आया था, ये 20 न्यूटन है और ये कितना है, F है। अब यहाँ से हमें F को कैलकुलेट कर लेना है, जो बहुत आसानी से सिंप्लीफाई होके कैलकुलेट हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये इससे कैंसिल हो गया। अब ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई करते हो, 0.25 अपॉन 0.2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 20/F। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसको और सिंप्लीफाई करो तो इसका डेसिमल हटाकर हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है 25/20, और ये पूरे का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया 20/F। ठीक है, अब इसको हम और सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, और ये फाइनली आ जाएगा अगेन 25, और ये आ जाएगा 16 इक्वल्स टू 20/F। ठीक है, और यहाँ पे इसका सोल्यूशन, यहाँ से हम लिख सकते हैं F इक्वल्स टू 20 × 16/25। ठीक है, अब और ये कैंसिल होगा, तो कैंसिल होके कितना आ जाएगा, ये 32 320 आ जाएगा, और ये 25 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये दिख रहा होगा कि नियरली ये 13 के आसपास आएगा। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली ये 13 न्यूटन के आसपास आएगा, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज हमें इस क्वेश्चन से ये सीखना चाहिए कि अगर हम सेपरेशन को बढ़ा दे रहे हैं तो सेपरेशन को बढ़ा देने पे फोर्स क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन यही कह भी रहा था कि अगर जो आर है ये 20 सेंटीमीटर है तो इतना फोर्स लग रहा है, तो अगर हम आर को 25 सेंटीमीटर कर दे तो कितना फोर्स लगेगा, तो उसको हमने एफ मान लिया। दो इक्वेशन बना, हमने दोनों को डिवाइड करके सॉल्व कर दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या निकालना है इसको समझते हैं पहले। क्या क्या दिया हुआ, द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द वेट ऑफ द पुल। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसका मतलब जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, ठीक है, वही एक किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट भी होता है। कैलकुलेट द वेट ऑफ द मून फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे दे रखा है यूनिवर्सल कांस्टेंट जी का वैल्यू दिया है, मास ऑफ द मून दिया हुआ है, और मास ऑफ द अर्थ दे रखा है। ठीक है, तो निकालना क्या, अच्छा वेट निकालना है। देखो, तो इसमें अगर वेट निकालना है, वेट ऑफ मून, तो वेट ऑफ मून का मतलब ऊपर डिफाइन कर दिया है कि द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट। तो इसका ये मतलब है कि हम वेट निकाल रहे हैं, इसका मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, हम ये निकाल रहे हैं कि फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून, और जितना ये फोर्स आएगा वही ना वेट होगा। तो फोर्स निकालने का तरीका क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स फार्मूला जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें से जी का वैल्यू कितना, जी का वैल्यू इसने दे रखा है यहाँ पे कितना है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और मास कितना, तो यहाँ पे M1 हम मान लेते हैं अर्थ का मास है, कितना दिया हो 6 इंटू 10⁻24। M2 को हम मान लेते हैं कि ये मून के लिए है,
तो मून का मास ये भी दे रखा है, मास ऑफ द मून 7.36 इंटू 10 पावर 22। और उसके बाद जो दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, ये दिया है 3.8 इंटू 10 पावर 5 किलोमीटर में दे रखा है। तो अगर इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर 10 पावर 3 से हम और मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करने के बाद जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हम डायरेक्ट राइट कर दे रहे हैं। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये आ जाता है 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू 10 पावर 20 न्यूटन। ठीक है, मतलब ये क्या चीज आ गया, ये वेट ऑफ द मून आ गया। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू प्रोटॉन्स। ठीक है, मतलब अगर दो प्रोटॉन दिए हुए हैं, मान लो एक प्रोटॉन यहाँ पर है और दूसरा प्रोटॉन यहाँ पे है, और दोनों के बीच का सेपरेशन हम आर मान लेते हैं। तो इन दोनों प्रोटॉन्स के बीच में, ठीक है, वैसे तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, न्यूक्लियर फोर्स भी लगेगा, लेकिन हमें रेशियो किसका किसका बताना है, इलेक्ट्रिक फोर्स का। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स का रेशियो बताना है और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो हमें बताना है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए नहीं क्योंकि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेपरेशन क्या है, सेम है। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, के चाहिए, Q1 चाहिए, Q2 चाहिए, और जी हमें पता ही है, M1 चाहिए और M2 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस पे चार्ज की बात करें प्रोटॉन पे, तो इस पे चार्ज कितना होगा, 1.6 इंटू 10 पावर-19 कूलम। सेम चार्ज इधर भी होगा, Q2 इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 पावर-19 कूलम। अच्छा, जितना इस अगर इसके मास की बात करें, जो प्रोटॉन का मास होता है, ये होता है 1.67 इंटू 10 पावर-27। ठीक है, और जो M2 होता है ये भी सेम ही होगा क्योंकि ये भी प्रोटॉन ही है। तो 10 पावर-27, ठीक है, केजी ये मास है, तो इसका यूनिट क्या होगा, केजी। इसी को हम लोग 1 AMU भी बोलते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम वैल्यू रख दें, के का वैल्यू कितना, 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10 पावर-19 Q1 है। सेम इतना ही Q2 भी दिया हुआ है, -19 अपॉन, यहाँ पे जी का वैल्यू कितना होगा, 6.67 इंटू 10 पावर-11। और M1 कितना है, 1.67 इंटू 10 पावर-27 इंटू 1.67 इंटू 10 पावर-27। अब चाहो तो इसको बहुत आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ से अप्रोक्सीमेटली इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, इसको 1.6 इसको भी कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद में इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 6.67 दे रखा है, ये 9 दे रखा है। ठीक, तो अगर इसको डिवाइड करते हो, तो इसको डिवाइड करने पे ये आंसर देगा 1.24 के आसपास ये वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये आ गया 1.24। और उसके बाद अगर हम पावर को सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे 10 पावर 9, 19, ठीक है, 38 आ गया, 9 आ गया, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे भी 27 है, ऊपर जाके पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, और ये दे रखा है, तो ये फाइनली ये भी नेगेटिव है। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 54, 54 - 11। ठीक है, ये सब पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 पावर 36। ठीक है, 10 पावर 36 ये आ जाएगा 1.24। अच्छा, इसको हमने बताया भी था, जब हमने स्ट्रेंथ बताया था, तो वहां पे हमने कंपेयर करके कहा था कि एक हमने ऑर्डर वहां पे लिखा था। वो ऑर्डर क्या था, हमने लिखा था कि अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो हमने कहा था कि अगर इसको हम रेफरेंस माने, तो जो वीक न्यूक्लियर फोर्स था ये 10 पावर 25 टाइम्स होता है, ये जो फोर्स था 10 पावर 36 टाइम्स, और ये जो था 10 पावर 38 टाइम्स। तो इसीलिए इसका जो आंसर आया है कितना आया है, 10 पावर 36 आया। ठीक है, तो इसी तरह से मान लो ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में था, इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। मतलब क्वेश्चन बनाया जा सकता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में एक हो गया, ठीक है, न्यूट्रॉन
सॉरी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, या यहाँ पे मान लो इलेक्ट अब हमें पता क्या होना चाहिए, हमें तीनों का मास जरूर पता होना चाहिए। जैसे किसका मास, हमें तीनों का मास यहाँ पे हम राइट कर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने प्रोटॉन का मास बता ही दिया, न्यूट्रॉन का भी मास बता देते हैं और इलेक्ट्रॉन का भी मास बता देते हैं। जो प्रोटॉन का मास था, ठीक है, ये हमने कितना लिखा, 1.67 इंटू 10 पावर -27 kg। ठीक है, और जो न्यूट्रॉन का मास होता है ये भी लगभग सेम होता है, वैसे न्यूट्रॉन हैवियर होता है, ठीक है, बट ये होता है 1.67 इंटू 10 पावर -27 kg। और जो इलेक्ट्रॉन होता है ये होता है 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg। ठीक है, अच्छा वैसे यहाँ पर एक पॉइंट हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, ठीक है, इसको याद रख लेना कि वैसे जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन से थोड़ा सा हैवियर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मास ऑफ प्रोटॉन है ये होता है 1.67, ठीक है, और ये 26 इंटू 10 पावर -27 होता है। लेकिन जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है ये 1.67, ठीक है, और ये 49 इंटू 10 पावर -27 होता है। मतलब थोड़ा सा इसका मास ज्यादा है, ये 1.6726 है, और यहाँ पे न्यूट्रॉन के लिए 1.6749 रहता है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली दोनों बराबर होते हैं, और दोनों बराबर होते हैं इसी को 1 AMU भी कहा जाता है, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो इतना याद रखना है। और ये क्वेश्चन वैसे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में है, लेकिन किसी का भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन गिवन है, द एवरेज सेपरेशन बिटवीन द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन दिया है और इलेक्ट्रॉन दिया है इन हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज, इनके बीच का सेपरेशन इतना दिया है। तो पहला वाला जो क्वेश्चन इसका हम फिगर बना लेते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन दिया है, एक प्रोटॉन दिया है, ठीक है, और यहाँ पे इसका जो चार्ज होता है Q1, ये 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम है, और ये चार्ज नेगेटिव होता है। और इतना ही चार्ज प्रोटॉन पे भी होता है, लेकिन इसका नेचर पॉजिटिव होता है। ठीक है, -19 कूलम। उसके बाद जो सेपरेशन दिया हुआ है, ये सेपरेशन कितना दे रखा है, R = 5.3 इंटू 10 पावर -11 मीटर दे रखा है। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द कूलम फोर्स बिटवीन देम एट दिस सेपरेशन। और इस सिचुएशन में हमसे कहा जा रहा है कि हम इनके बीच का फोर्स कैलकुलेट करें। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, के Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, तो इसमें अगर मान लो ये साइन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, वैसे हमें केवल मैग्नीट्यूड रखना होता है। लेकिन अगर साइन भी रखते हो तो नेगेटिव का साइन अगर आता है तो वो बताता है कि दोनों के बीच का जो फोर्स है, ठीक है, उसका नेचर जो है वो एट्रैक्टिव नेचर का है, ये माइनस है। ठीक है, तो वैसे हमें केवल मैग्नीट्यूड रखना है, तो के का वैल्यू कितना, 9 इंटू 10 पावर 9। Q1 का वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर -19। Q2 भी इतना ही, 1.6 इंटू 10 पावर -19। और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, तो यह आ जाएगा 5.3 इंटू 10 पावर -11। 5.3 इंटू 10 पावर -11। ठीक है, हमने दो बार इसलिए लिख दिया क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ था। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई करने पे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 8.2, 8.2 इंटू 10 पावर -8 न्यूटन। ठीक है, ये आ गया। तो ये अभी पहले क्वेश्चन का आंसर आया। अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसको समझते हैं क्या कह रहा है। व्हेन द एटम गोज इनटू इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट द एवरेज सेपरेशन, केवल सेपरेशन पे फोकस करो, सेपरेशन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस टू 4 टाइम्स इट्स वैल्यू इन द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, मतलब जो डिस्टेंस है, ठीक है, अब वो डिस्टेंस कितना हो जा रहा है, मान लो पहले डिस्टेंस इतना था, पहले डिस्टेंस हमने कितना लिया है, आर लिया है। तो बाद में जो डिस्टेंस है, मान लो उसको हम R2 ले, तो R2 कह रहा है कि ये 4 टाइम्स हो गया, 4R हो गया। ठीक है, तो अगर ये 4R हो जाएगा तो इसके लिए अब मान लो अगर हम कैलकुलेशन स्टार्ट करें कि अब फोर्स कितना होगा, मान लो ये F1 है, इसको हम F2 मान लें, तो सेम कैलकुलेशन होगा, के Q1 Q2 अपॉन, बस यहाँ पे R2 का स्क्वायर मतलब 4R का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर 4R का स्क्वायर आ गया
तो इससे फर्क इतना पड़ेगा कि यहाँ पे 1/16 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको तो अभी हमने कैलकुलेट ही किया है ना, तो इसको जब कैलकुलेट किए हो तो इसका आंसर कितना आया? इसका आंसर आया है 8.2 इंटू 10⁻⁸ आया है। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ से दिख रहा होगा ये 5 टाइम्स कैंसिल करेगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली 5.2, ठीक है, इंटू 10 पावर, और ये हो जाएगा -9 न्यूटन। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, मतलब ये 5.1 के आसपास ये आया हुआ है, बात वही है अप्रोक्सीमेट में। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग चलते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या बताना है? द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज एट डिस्टेंस ऑफ, दिया हुआ है अबाउट कितना किलोमीटर? 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। फाइंड द वेट ऑफ 120 केजी इक्विपमेंट प्लेस्ड इन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वेट का हमने एक ही कॉन्सेप्ट बताया है कि वेट निकालने का मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल पुल कैलकुलेट कर दो या फोर्स कैलकुलेट कर दो। फोर्स किसके बीच का? फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर हम इतना काम कर देते हैं तो आंसर बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका हम फिगर बना लेते हैं। मान लो ये अर्थ है और ये अर्थ का सरफेस है, ये मान लेते हैं ये सरफेस है, और सरफेस से जो सैटेलाइट है वो कितना दूर दिया हुआ है? तो सरफेस से सैटेलाइट का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये लाइन स्ट्रेट बना रहे हैं, तो ये जो सैटेलाइट मान लो यहाँ पे है, तो ये डिस्टेंस कितना दे रखा है? 3600 किलोमीटर। ठीक है, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो इसको लिख सकते हैं 36 × 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, और यहाँ पे ये जो रेडियस रहता है, रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर। तो इसको हम राइट करते हैं 6.4 × 10⁻⁶ मीटर। ठीक, तो ये हमने क्या राइट कर दिया? रेडियस। अब यहां से ये जो है ये तो हाइट है ना, सरफेस से ये सैटेलाइट इतना दूर है। तो अगर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एम, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन, और यहां से सेंटर से सैटेलाइट का डिस्टेंस हमें लेना पड़ेगा या उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो अगर डिस्टेंस लोगे तो यहाँ पे आर प्लस एच होल स्क्वायर राइट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस जी का वैल्यू कितना? जी का वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और मास ऑफ अर्थ का मतलब ये हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, वैसे इसमें दे नहीं रखा है, 6 × 10⁻24 होता है। यहाँ पे जो मास ऑफ अर्थ है ये होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, ये मास ऑफ अर्थ हमने यहाँ पे लिया है। और अगर मास ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो 120 kg दे रखा है। ठीक है, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर ये आ गया इतना इंटू और 120 अपॉन, अब यहाँ पे आर कितना दे रखा है? आर है 6.4 × 10⁻⁶ प्लस, और ये है 36 × 10⁻⁶, और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई अगर करोगे तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी इसको रहने देते हैं, 6.67 इंटू 6, और यहाँ पे इंटू 12 भी कर लो। ठीक है, 120 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10⁻24, ये न्यूमरेटर का टर्म हो गया, इसको हमें सॉल्व करना है। और उसके बाद ये 6.4 है, ये 36 है, तो ये आ जाएगा, ऐड करोगे अगर तो ये आ जाएगा 42.4 इंटू 10⁻⁶, और इसका भी क्या है? इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे चाहो तो अप्रोक्सीमेशन लगा के सॉल्व कर सकते हो। अप्रोक्सीमेशन कैसे? ये 42.4 है ना, इसको अगर दो बार हम राइट कर दें, ठीक है, चलो अप्रोक्सीमेशन लगा के इसको हम सॉल्व करते हैं, इंटू 42.4 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अप्रोक्सीमेशन अगर यूज करोगे तो डायरेक्ट यहां से देखो 6.67, इसको कैंसिल कर सकते हो, 6 7 जा कितना होता है? 42। यहां से इसको भी कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, कितना होता है? 42। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 49, और ऊपर कितना है? 50। तो इन सबको जब सॉल्व करोगे, ठीक है, तो डायरेक्ट इसका जो आंसर है ये 27 न्यूटन के आसपास आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसानी से। तो इसको सॉल्व कर लेना। ठीक, तो
इस तरह से ये बेसिक चैप्टर था एक तरह से फोर्स का, जिसमें हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना था। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन बेसिक बातें जितनी थी सब हमने बता दिया, जितने न्यूमेरिकल्स थे इस चैप्टर में। ठीक है, चैप्टर 4 था ये, SC वर्मा सर के जो बुक है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, उसके अकॉर्डिंग। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद फोर्स, जितना भी हमने अभी टाइप्स ऑफ फोर्स बताया था, उनके जो भी अच्छे एप्लीकेशंस, अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो आएंगे चैप्टर 5 में, और उसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो वो सारी चीजें अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।